ये है कैंग, एक सिंगल वर्जिन ऑर्फन जिसके पास ना कोई जॉब थी और ना ही कोई काम। पहले वो एक एक्स जिम ट्रेनर था, लेकिन अब वो हेल में फंस चुका था, जहां मच्छर उसे पीट रहे थे और गॉब्लिन उसे चीर फाड़ रहे थे, और वो हर बार किसी ना किसी ब्रूटल तरीके से मर जाता था। लेकिन आखिर कांग यहाँ पहुंचा कैसे? इसका जवाब छिपा है डंजन में, क्योंकि उस डंजन के आने के बाद कैंग की पूरी लाइफ ही उलट पुलट हो गई। जब सब लोगों के अंदर पावर्स अवेकन हो गई, तो जिम्स की वैल्यू ही खत्म हो गई। अपना गुजारा करने के लिए उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मिलकर गंदगी और पॉप साफ करना पड़ता था, ताकि उन्हें लो ग्रेड माना क्रिस्टल्स मिल सके। लेकिन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी अचानक पलट गई। अचानक उसका पेंडेंट चमकने लगा और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी, इतनी इंटेंस कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता। वो एक सुनसान और पूरी तरह तबाह अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था। अब सवाल ये था, क्या मॉन्स्टर्स कैंग को खा जाएंगे, या फिर कैंग ही मॉन्स्टर्स को खाकर उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा? कैंग अपने लेफ्ट और राइट तरफ देखता है। उसका दिमाग सवालों से भर चुका था। आखिर हो क्या रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? इससे पहले कि वो अपने थॉट्स को ठीक से समझ पाता, अचानक उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देने लगी। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने अब तक की सारी नोन लिमिट्स को तोड़ दिया है। कैंग के शरीर ने आखिरकार माना को अवेकन कर लिया था, और पहली बार माना उसके पूरे शरीर के अंदर फ्लो करने लगी थी। कैंग हैरानी से अपने सामने चमक रही उस नोटिफिकेशन को देखता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, इसका आखिर मतलब क्या है? जैसे ही कैंग इसके बारे में सोचने लगता है, तभी एक और नोटिफिकेशन उसके सामने दिखाई देती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने वो कर दिखाया है जो इम्पॉसिबल था। उसने पूरी ह्यूमैनिटी के सबसे लोएस्ट लेवल के साथ हेल डिफिकल्टी में एंट्री कर ली है। लेकिन नोटिफिकेशंस यही नहीं रुकती। कैंग को एक टाइटल मिलता है, SSS रैंक गुड गॉड लक। ये टाइटल इतना रेयर था कि खुद सिस्टम भी इससे इम्प्रेसिड लग रहा था। इसके बाद दो और नोटिफिकेशंस चमकते हुए सामने आती हैं। पहली नोटिफिकेशन बताती है कि कैंग हेल डिफिकल्टी अनलॉक करने वाला पहला इंसान है, और दूसरी उसे हेल्थ स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर करती है, इस टाइटल को पाने वाला पहला और अब तक का इकलौता इंसान। कंग इन वर्ड्स को पढ़ता है और उसका मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि वो फाइनल सर्वाइवर है। ये सारी नोटिफिकेशंस कंग के दिमाग पर जोरदार झटके की तरह लगती हैं। वो बस मुंह खोले खड़ा रहता है। फाइनल सर्वाइवर, क्या इसका मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही एक इंसान बचा है? कांग के सीने के अंदर एक गहरी बेचैनी पैदा होने लगती है। वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज उस डरावनी और खाली जगह में गूंजने लगती है। जैसे जैसे कैंग का पैनिक बढ़ने लगता है, तभी उसकी नजर दूर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है। उसकी आंखें एक बैंगनी रंग से चमकते क्रिस्टल पर टिक जाती हैं। वो वहीं रुक जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगता है। ये क्रिस्टल, यही तो वो चीज है जिसे वो ढूंढता आया है। जिस पर्पल माना क्रिस्टल को पाने के लिए उसने गंदगी भरे ढेरों में घंटों मेहनत की थी, स्कैवेंजिंग की थी, आज वही क्रिस्टल उसके सामने पड़ा था, बिल्कुल साफ, चमकदार और बिना किसी नुकसान के। कांग धीरे धीरे उसके पास जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जानता था कि ये क्रिस्टल कितना वैल्यूएबल है। यहाँ तक कि सबसे छोटा और हल्का सा पर्पल माना क्रिस्टल भी सैकड़ों डॉलर्स का होता था, लेकिन ये वाला, ये तो पूरी तरह प्योर और परफेक्ट था। इसकी कीमत तो हजारों डॉलर्स में होनी चाहिए। कैंग उस क्रिस्टल को उठाता है और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये क्रिस्टल उसे कितनी बड़ी दौलत दिला सकता है। इतने समय बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन इससे पहले कि कांग अपनी इस खुशी का पूरा मजा ले पाता, अचानक उसके चारों तरफ एक काला धुआं घूमने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, जैसे देखने में बिल्कुल हार्मलेस हो। लेकिन तभी कैंग गलती से उसे सांस के साथ अंदर खींच लेता है। अगले ही पल उसका असर शुरू हो जाता है। कैंग को ऐसा महसूस होता है जैसे लाखों सुइयां उसके पूरे शरीर में एक साथ चुभ रही हों। उसका सीना जकड़ने लगता है और तेज दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कैंग हांफने लगता है। उसकी सांसें रुकने जैसी हो जाती हैं और उसका शरीर दर्द से तड़पने लगता है। तभी सिस्टम ठंडी आवाज में उसे बताता है कि उसके शरीर में पॉइजन एंटर कर चुका है। कांग का पूरा शरीर धीरे धीरे पैरालिसिस का शिकार होने लगता है और उसकी स्टैमिना तेजी से गिरने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ लाखों चींटियां उसे काट रही हों। उसकी चीखें उस खाली दुनिया में गूंजने लगती हैं। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन चमकती है।
अननोन एनिमी ने कांग पर हमला किया है। कांग घबराकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी नजर धुंधली होने लगती है। अंधेरा धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने छाने लगता है। फिर भी वो अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कांग खुद को घसीटते हुए आगे ले जाता है और पास जमीन पर पड़ी घंटी तक पहुंचकर उसे बजाता है। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था और दर्द हद से ज्यादा बढ़ चुका था। कुछ ही पलों बाद कैंग आखिरकार हार जाता है। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है और वो बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी सिस्टम अपनी आखिरी नोटिफिकेशन देता है, फाइन डस्ट लेवल 1 की वजह से आपकी डेथ हो गई। सर्वाइवल टाइम 4 मिनट्स 32 सेकंड्स। अपने सबकॉन्शियस में कांग कड़वाहट से सोचता है, फाइन डस्ट, मैं इस बेवकूफ डस्ट की वजह से मर गया। उसे यकीन ही नहीं होता और वो सोचता है, मरने का इससे ज्यादा अजीब तरीका क्या हो सकता है। भाई, मैं सच में धूल की वजह से मर गया। कुछ समय बाद कैंग आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और खुद को उसी ठंडी सख्त जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। उसका पूरा शरीर नम फील हो रहा था। जैसे जैसे वो धीरे धीरे उठता है, उसके मन में एक सवाल आता है, क्या ये कोई बुरा सपना है? लेकिन जैसे ही कैंग अपनी आंखें पूरी तरह खोलता है, उसे कड़वी सच्चाई समझ आ जाती है। वो अभी भी उसी सुनसान और तबाह अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में है। तभी सिस्टम फिर से उसके सामने दिखाई देता है और उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है, टास्क, हेल में पहली रात सरवाइव करना। कैंग वहीं जम जाता है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है। अब उसे समझ आ चुका था कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। वो जल्दी से जमीन से अपनी शर्ट उठाता है, जैकेट पहनता है और दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते हुए कांग के थॉट्स भी उतनी ही तेजी से भाग रहे थे। वो सोचता है, आखिर कौन मेरे साथ ऐसा क्रूअल और ट्विस्टेड मजाक कर रहा है। उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंद हो जाती हैं और वो मन ही मन कहता है, मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है? कौन मुझे बार बार ऐसे टॉर्चर कर रहा है? उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और वो खुद से वादा करता है, मैं अपना बदला जरूर लूंगा, चाहे इसके पीछे धूल का ढेर ही क्यों ना हो। लेकिन किस्मत के मन में कुछ और ही था। दौड़ते हुए कैंग गलती से फिर से उस जहरीली डस्ट को सांस के साथ अंदर खींच लेता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। सिस्टम ठंडी आवाज में अनाउंस करता है, कांग का सर्वाइवल टाइम 5 मिनट्स 22 सेकंड्स। लेकिन मौत सिर्फ 1 या 2 बार पर खत्म नहीं होती। कैंग लगातार 8 बार मरता है। हर बार उसका शरीर दर्द से टूट जाता है और हर बार वही भयानक अंत उसका इंतजार करता है। अभी कैंग जमीन पर बैठा हुआ था, पूरी तरह थका हुआ और हार चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वो जोर से आह भरता है और खुद से माफी मांगते हुए रोने लगता है। फिर कैंग भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि जो भी उसके साथ ये सब कर रहा है वो उसे रोक दे। उसे लगने लगता है कि वो पूरी तरह खो चुका है। कुछ देर बाद कैंग फिर से गिर जाता है और पॉइजन की वजह से मर जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका शरीर हार मानने से पहले 11 मिनट्स 13 सेकंड्स तक टिका रहा। जब कैंग दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो सिस्टम उसे नई नोटिफिकेशंस देता है। कैंग की पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ गई है। कैंग की पैरालिसिस रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव हो गई है। ये नोटिफिकेशंस कैंग के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जगा देती हैं। उसे समझ आता है कि उसका शरीर धीरे धीरे इस पॉइजन के खिलाफ अडेप्ट कर रहा है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक थॉट आता है, अगर मैं सारी पॉइजन डस्ट खुद ही अंदर ले लूं तो शायद मेरा शरीर पूरी तरह इम्यून बन जाए। मजबूरी और उम्मीद के बीच कैंग फैसला कर लेता है। वो गहरी सांस लेता है और जानबूझकर जहरीली डस्ट को अपने अंदर खींच लेता है। उसका शरीर उस दर्द को सहता है और इस बार 24 मिनट तक टिकता है। लेकिन आखिरकार वो फिर हार जाता है। उसकी डेथ काउंट 14 बार तक पहुंच जाती है। कांग वहीं बैठकर मेडिटेशन करने लगता है और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाने लगता है। हर सांस के साथ वो ज्यादा पॉइजन डस्ट अंदर खींचता है और जलते हुए दर्द को सहता रहता है। वहीं सिस्टम लगातार उसे नोटिफिकेशंस देता रहता है और कांग को पता चलता है कि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस और पैरालाइसिस रेजिस्टेंस लगातार बढ़ रही हैं। कांग अपनी आंखें बंद करता है और उसे कुछ याद आता है। उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक बार एक अजीब लेकिन बहुत इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी। कांग के ग्रैंडफादर हमेशा उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि एक दिन यही टेक्निक उसे सबसे मुश्किल चैलेंजेस को पार करने में मदद करेगी।
उसी याद को अपना सहारा बनाकर कैंग अपनी ब्रीदिंग पर पूरा ध्यान लगाने लगता है। पॉइजन के बावजूद वो हवा को गहराई से अपने फेफड़ों में खींचने की कोशिश करता है। उसके ग्रैंडफादर की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। इस ब्रीडिंग टेक्निक के साथ तुम चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। कांग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो इस टेक्निक को ऐसे पकड़कर रखता है जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। फिर एक बार अंधेरा उसे घेर लेता है और कैंग की मौत हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। हार मानने से पहले वो 1 घंटे 41 मिनट 21 सेकंड तक सरवाइव करता है। आखिरकार 28 बार मरने के बाद कांग अपनी आंखें खोलता है और एक चौंकाने वाली चीज महसूस करता है। उसका शरीर असामान्य रूप से हल्का लग रहा था, जैसे वो हवा में तैर सकता हो। कैंग अपने शरीर को स्ट्रेच करता है और उसे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है। कैंग का शरीर एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच चुका है। कैंग ने रेयर स्किल पॉइजन ब्लड अनलॉक कर ली है। अब कैंग को पॉइजन से कोई डैमेज नहीं होगा। कैंग उस नोटिफिकेशन को देखकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और शॉक दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, अब पॉइजन डस्ट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में एक अजीब सवाल आता है, क्या मैंने सच में इतनी सारी पॉइजन डस्ट अपने अंदर ले ली? क्या मेरे शरीर ने उसे अब्सॉर्ब करके उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना ली? कैंग अपने हाथों को नीचे देखता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अगर सिस्टम की नोटिफिकेशन सही है तो क्या इसका मतलब है कि मेरे शरीर का फ्लूइड अब पॉइजनस बन चुका है? ये सोचते ही कैंग के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसका खून भी अब पॉइजनस हो चुका था। कैंग मन ही मन सोचता है, आखिर कैसी अजीब चीज है, लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अब कैंग 1 आवर से ज्यादा समय तक सरवाइव कर चुका था। इसलिए उसने अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए कैंग की नजर सामने पड़ी एक बहुत बड़े क्रिस्टल मॉस पे जाती है। वो उसे उठाता है और उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है, अगर मैं इस क्रिस्टल मॉस को वापस रियल वर्ल्ड में ले जा सका तो मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा। इस क्रिस्टल की वैल्यू सच में बहुत ज्यादा थी, लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल आता है, ये सच नहीं हो सकता, सब कुछ इतना रियल कैसे लग रहा है? कैंग अभी इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है। उसमें पूछा जाता है कि क्या कैंग इस क्रिस्टल मॉस को अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करना चाहता है। कैंग बिना एक पल गनवाए तुरंत यस कर देता है। अगले ही पल क्रिस्टल मॉस उसके हाथों से गायब हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी इन्वेंट्री अनलॉक हो चुकी है। कांग का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वो तुरंत अपनी इन्वेंट्री खोलता है और समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, उसके पास सच में आइटम्स को स्टोर करने की एबिलिटी है। ये देखकर कांग अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। वो सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। उसका दिमाग फिर से तेजी से चलने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब वो कितने सारे क्रिस्टल मॉस सेफली स्टोर कर सकता है। लेकिन जैसे ही कैंग अपनी इस नई पावर का जश्न मनाने लगता है, तभी एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। कैंग पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। उसकी तरफ बहुत तेज रफ्तार से कुछ बढ़ रहा था, एक घना काला धुआं जैसा कुछ। कैंग की सांस रुक जाती है जब उसे पता चलता है कि वो फॉग नहीं है, वो असल में बहुत सारे विशाल मॉस्किटोज का स्वॉर्म है। उनकी इतनी ज्यादा संख्या थी कि वो दूर से एक काले बादल जैसा दिख रहा था। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए कैंग पागलों की तरह भागने लगता है और चिल्लाता है, ये आखिर क्या बकवास है, ये क्या चीज है? तभी सिस्टम की आवाज आती है और नोटिफिकेशन मिलती है, मस्कीटो लेवल 3 हैज अपीयर्ड। कांग हांफते हुए और गुस्से में सोचता है, हाँ ये तो मुझे भी पता है कि मस्कीटोज बहुत ज्यादा हैं। कैंग पूरी कोशिश करता है कि वो उनसे तेज भाग सके, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं था। कुछ ही देर में पूरा मस्कीटो स्वॉर्म उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उसका पूरा शरीर उन मस्कीटोज के बीच छिप जाता है। कैंग जोर जोर से हाथ चलाता है और पंचेस मारकर उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मस्कीटोज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हर तरफ से कैंग को काटना शुरू कर देते हैं। उनके अटैक्स लगातार चलते रहते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी कैंग ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मस्कीटोज उसके मुंह तक पहुंच जाते हैं और फिर एक अजीब तरीके से उसके शरीर पर हमला करते हैं। कैंग का शरीर बुरी तरह टूटने लगता है और हर तरफ खून फैल जाता है। उसका शरीर जैसे एक गुब्बारे की तरह फट जाता है। मस्कीटोज लालच में कैंग का खून पीने लगते हैं, लेकिन उनका ये खाना ज्यादा देर तक नहीं चलता। जैसे ही मस्कीटोज कैंग का खून पीते हैं, कुछ शॉकिंग होता है। वो बुलबुलों की तरह फटने लगते हैं और एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। तभी सिस्टम कैंग को नोटिफिकेशन देता है,
आपने 6 आवर्स 18 मिनट्स तक सरवाइव किया है। कुछ देर बाद कैंग की कॉन्शियसनेस वापस आती है और वो खुद को फिर से रिस्पॉन पॉइंट पर पाता है। उसका सिर दर्द से घूम रहा था। सिस्टम तुरंत उसे एक नई अचीवमेंट के बारे में बताता है। कांग ने एक साथ 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स को पॉइजन करके मार दिया है। कांग की पॉइजन पावर बढ़ गई है। ये सुनकर कैंग की सोच कंफर्म हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है, तो मस्कीटोज मेरे ब्लड की वजह से मरे थे। मेरा ब्लड सच में पॉइजनस है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है, अगर मस्कीटोज मेरा ब्लड पीकर मर गए तो क्या इसका मतलब है कि मेरा ब्लड किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है? कैंग अपनी पहली मॉन्स्टर किल की खुशी मनाने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सिस्टम फिर से नोटिफिकेशन देता है, एक अननोन डिजीज ने कांग के शरीर को इन्फेक्ट कर लिया है और उसकी हेल्थ तेजी से कम होगी। कांग का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाता है, ये कैसी बकवास है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह निकाल पाता, वो जमीन पर गिर जाता है। गिरते समय कैंग एक बहुत पुरानी और टूटी हुई चेयर से टकरा जाता है और वो चेयर टुकड़ों में टूट जाती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, कैंग ने एक नॉर्मल स्किल सीखी है, डिसमेंटल। जमीन पर पड़े हुए कैंग को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए। वो सोचता है, क्या मुझे नई स्किल मिलने की खुशी मनानी चाहिए या इस बात का दुख कि मुझे हेल लेवल की बीमारी भी मिल गई थी। कुछ देर बाद सिस्टम बताता है कि कांग की हेल्थ 10% से नीचे गिर चुकी है, लेकिन कांग के टाइटल हेल्स स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की वजह से उसके शरीर की सारी डिजीजेस खत्म हो जाती हैं। अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड कांग अपनी नई स्किल को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो टूटी हुई चेयर उठाता है और सोचता है, अगर मैं डिसमेंटल स्किल इस्तेमाल करूं तो शायद मुझे समझ आएगा कि ये काम कैसे करती है। कंग स्किल का नाम बोलकर उसे एक्टिवेट करता है। उसकी हैरानी के लिए चेयर के सारे पार्ट्स अपने आप अलग हो जाते हैं और परफेक्टली अरेंज हो जाते हैं। कंग उन टुकड़ों को देखकर बोलता है, ये स्किल तो सच में हेल ऑसम है। चेयर का एक हिस्सा हाथ में पकड़कर कैंग गहराई से सोचने लगता है, मैं बस चेयर से टकराया और वो टूट गई और इसी वजह से मुझे डिसमेंटल स्किल मिल गई। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है कि मैं हेल में कोई भी रैंडम काम करके अनलिमिटेड स्किल्स अनलॉक कर सकता हूँ? इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए कैंग दोबारा डिसमेंटल की हुई चेयर को जोड़ने लगता है। उसे लगता है कि शायद इससे उसे एक और नई स्किल मिल जाए। जैसे ही वो चेयर को पूरी तरह ठीक कर देता है, सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है, कांग ने एक नई स्किल सीखी है, क्रिएशन। इसके बाद सीन बदलता है और कांग अपने रहने की जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। कांग मन ही मन सोचता है कि उसे नहीं पता कि उसे इस अननोन जगह पर कितने समय तक रहना पड़ेगा। इसलिए वो फैसला करता है कि सर्वाइवल के लिए जितनी भी जरूरी चीजें मिल सकती हैं, वो सब कलेक्ट कर लेगा। कैंग उठता है और आसपास पड़े सारे क्रिस्टल मॉस को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो उन्हें अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करता जाता है। सर्च करते समय कांग को एक न्यूज़पेपर मिलता है, लेकिन उसमें लिखी लैंग्वेज उसके लिए पूरी तरह अजीब थी। कैंग पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस स्ट्रेंज टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है, कैंग ने एक नई लैंग्वेज सीख ली है। कैंग सच में हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इस हेल जैसी जगह में तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी चीज ट्राई करके नई स्किल सीख सकता हूँ। क्यूरियस होकर कैंग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है और उसकी नजर एक सिटी के नाम पर पड़ती है, तांगिल। ये नाम सुनते ही कैंग रुक जाता है। वो ध्यान से सोचता है और उसे एहसास होता है कि ये सिटी उसके रियल वर्ल्ड में भी मौजूद है। ये पता चलने के बाद कैंग के मन में एक सवाल आता है, क्या ये जगह किसी तरह रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है? कैंग कुछ देर इस बारे में सोचता है, लेकिन फिर इस थॉट को साइड में रख देता है। वो सोचता है, चाहे ये जगह और रियल वर्ल्ड कनेक्टेड हो या नहीं, मुझे अभी दो चीजों पर फोकस करना है। पहली, यहाँ सर्वाइव करना, और दूसरी, वापस रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढना। ये फैसला लेने के बाद कांग अपने कलेक्टेड आइटम्स के सामने बैठ जाता है। उन आइटम्स में मॉस्किटोज के रिमेन्स भी थे। कुछ मॉस्किटोज इसको इस पॉइजनस ब्लड को पीने के बाद मर गए थे, जबकि कुछ को कैंग ने खुद पकड़ा था। कैंग अपनी डिसमेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और मॉस्किटोज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देता है। लगातार 2 से 3 घंटे तक कांग बिना रुके मॉस्किटोज को डिसमेंटल करता रहता है। जब आखिरकार वो थककर जमीन पर लेट जाता है, तो वो अपने कलेक्टेड आइटम्स को देखता है। अब उसके पास मॉस्किटो विंग्स, पॉइजनस ब्लड और यहाँ तक कि मस्कीटो डंग भी था। कैंग उस अजीब कलेक्शन को देखकर सोचता है, मैं आखिर इन सब चीजों से बना क्या सकता हूँ? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पॉइजन डार्ट बनाऊं? एक हाथ में मस्कीटो ब्लड और दूसरे हाथ में मस्कीटो फेदर लेकर कैंग अपने दिमाग में एक डार्ट की इमेज बनाता है। जैसे ही वो पूरी तरह फोकस करता है, कैंग की क्रिएशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अगले ही पल उसकी हाथ में एक रेयर आइटम दिखाई देता है, हेल डार्ट। सिस्टम कैंग को उसकी सक्सेस की नोटिफिकेशन देता है। कैंग उस डार्ट को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इस एबिलिटी से तो मैं सच में बहुत अमेजिंग चीजें बना सकता हूँ। एक्साइटेड होकर कैंग बाकी पॉइजन ब्लड, मस्कीटो फेदर्स और हेल डार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके
और भी ज्यादा डार्ट्स बनाना शुरू कर देता है। लेकिन कांग यही नहीं रुकता। वो अपनी क्रिएशन एबिलिटी की लिमिट टेस्ट करने का फैसला करता है। वो अपना पूरा ध्यान लगाता है और सारे पॉइजन डार्ट्स पर एक साथ क्रिएशन स्किल इस्तेमाल करता है। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, अगर ये सब मिलकर कुछ लेजेंडरी बना दें तो। तभी सिस्टम एक सरप्राइजिंग नोटिफिकेशन देता है, कांग्रेचुलेशंस, कैंग ने एक अननोन लेजेंडरी एग क्रिएट किया है। कैंग अपने हाथ को नीचे देखता है और उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद एग था जो उसकी हथेली से भी बड़ा नहीं था। सिस्टम उसे बताता है कि ये एक अननोन लेजेंडरी एग है, लेकिन खुद सिस्टम को भी नहीं पता कि इसके अंदर से क्या बाहर आएगा। सिस्टम आगे बताता है कि इस एग से जो भी निकलेगा उसके जिंदा होने की चांस 50-50 है। इसके अलावा एक तभी हैच होगा जब कुछ खास कंडीशंस पूरी होंगी। कंग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है आखिर कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होंगी ताकि ये एग हैच हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है, अगर मैं इसे चिकन एग की तरह गर्म रखूं तो क्या ये हैच हो जाएगा। ज्यादा सोचे बिना कैंग उस एग को अपने सीने पर रख लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। समय बीतता जाता है लेकिन एग में कोई बदलाव नहीं आता। फिर कैंग को अचानक एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। उसे शर्म महसूस होने लगती है। वो सोचता है मैं कितना अजीब लग रहा हूँगा। वो तुरंत खुद को संभालता है और अपनी इस वियर्ड कोशिश पर शर्मिंदा होने लगता है। लेकिन कैंग के पास ज्यादा देर तक शर्माने का टाइम नहीं था, क्योंकि तभी उसे बिल्डिंग के अंदर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। कांग का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। वो जल्दी से पास में मौजूद एक पिलर के पीछे छिप जाता है और आवाज की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वो देखता है कि एक बूढ़ा गॉब्लिन बिल्डिंग के अंदर आ रहा है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सोर्ड थी। कैंग पूरी कोशिश करता है कि वो बिल्कुल शांत रहे, लेकिन उसकी सांसें उसका साथ नहीं देती। गॉब्लिन के कान हिलते हैं और वो सब समझ जाता है। एक हल्की सी स्मर्क के साथ गॉब्लिन तुरंत कैंग की छिपने वाली जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। कैंग समझ जाता है कि गॉब्लिन ने उसे ढूंढ लिया है। बिना एक पल गंवाए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने की तैयारी करता है, लेकिन गॉब्लिन भी बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज। पलक झपकते ही गॉब्लिन अपनी विशाल सोर्ड घुमाता है सीधा कैंग की गर्दन पर वार करने के लिए, लेकिन आखिरी समय पर कैंग अपनी रिफ्लेक्सेस की मदद से अटैक डॉज कर लेता है। कैंग की नजर तुरंत बाईं तरफ जाती है और उसे बिल्डिंग के कोने में एक स्टेयरकेस दिखाई देती है। वो बिना देर किए स्टेयरकेस की तरफ दौड़ पड़ता है और पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन गॉब्लिन उसके पीछे ही था। वो बिना रुके कैंग का पीछा करता है। उसके भारी कदमों की आवाज पूरी फ्लोर पर गूंज रही थी। पैनिक में कैंग अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अपनी लेजेंडरी स्टिक बाहर निकालता है। वो दांत भींचता है और गॉब्लिन का सामना करने के लिए पलट जाता है। पूरी ताकत से कैंग स्टिक घुमाकर अटैक करता है, लेकिन गॉब्लिन पर इसका कोई असर नहीं होता। गॉब्लिन आसानी से हवा में जंप करता है और कैंग के अटैक को आराम से डॉज कर देता है। फिर वो बड़े स्टाइल में जमीन पर उतरता है और अपनी आर्म्स फैलाता है जैसे कैंग का मजाक उड़ा रहा हो। उसके चेहरे की स्मार्क साफ कह रही थी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टॉय हो। तभी सिस्टम कांग को नोटिफिकेशन देता है, ये एक रेड कैपेट गॉब्लिन लेवल 20 है। कांग का दिल बैठ जाता है। लेवल 20 मॉन्स्टर। वो तुरंत समझ जाता है कि इस गॉब्लिन को हराना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन गॉब्लिन उसे सोचने का मौका भी नहीं देता। वो तेज रफ्तार से कैंग की तरफ डैश करता है और लगातार अटैक शुरू कर देता है। उसकी सोर्ड का हर वार कैंग को खत्म करने के लिए था। कैंग पूरी डेस्परेशन के साथ हर अटैक डॉज करता है। हर बार अटैक थोड़ा सा मिस होता है और कैंग पसीने से भीग जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी सबसे बुरा होता है। गॉब्लिन के लगातार अटैक्स का प्रेशर सहते सहते कैंग के हाथ की स्टिक टूट जाती है। कैंग एक पल के लिए वहीं जम जाता है। वो शॉक में उस टूटी हुई स्टिक को देखता रह जाता है। गॉब्लिन ये देखकर और ज्यादा बड़ी स्मार्क करता है और कांग से अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलना शुरू कर देता है। कांग पूरी तरह शॉक हो जाता है। एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर, ये तो उसने कभी सुना ही नहीं था। रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स बस बिना दिमाग वाले खतरनाक क्रीचर्स होते थे, लेकिन ये गॉब्लिन अलग था। इसकी इंटेलिजेंस और डेडली स्किल्स इसे बाकी मॉन्स्टर्स से पूरी तरह अलग बनाती थी। कांग ध्यान से गॉब्लिन को देखता है और उसकी नजर उसके 6 पैक एब्स पर पड़ती है जो ताकत से भरे हुए दिख रहे थे। ये देखकर कंग को वही कंफर्म हो जाता है जो वो पहले से जानता था। अभी की हालत में इस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल है। उसे लगता है कि शायद उसे गॉब्लिन स्लेयर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कैंग के अंदर हार मानने वाली फीलिंग आने लगती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कैंग जल्दी से अपनी इन्वेंट्री खोलता है और सारे पॉइजन डार्ट्स
बाहर निकाल लेता है। फिर वो बिना समय गंवाए अपनी पूरी ताकत से उन्हें गॉब्लिन की तरफ फेंक देता है। लेकिन गॉब्लिन की स्पीड देखकर कैंग हैरान रह जाता है। गॉब्लिन अपनी सोर्ड से आने वाले डार्ट्स को हवा में ही काटने लगता है। उसके सोर्ड अटैक्स इतने पावरफुल थे कि डार्ट्स बीच हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। उनमें से एक सोर्ड स्लैश इतना खतरनाक होता है कि वो कैंग के सीने को भी काट देता है। कैंग दर्द से कराह उठता है, उसके घाव से खून निकलने लगता है, लेकिन कैंग की कोशिश आखिरकार काम कर जाती है। एक पॉइजन डार्ट जाकर गॉब्लिन के राइट हैंड में लग जाता है। अगले ही पल उसका असर दिखने लगता है। गॉब्लिन का हाथ तेजी से बबल करने लगता है और उसका फेस आइस फ्लैश पॉइजन की वजह से रिएक्ट करने लगता है। खतरा समझते ही गॉब्लिन बिना कोई हेजिटेशन दिखाए अपनी ही हाथ को काट देता है ताकि पॉइजन उसके पूरे शरीर में ना फैल सके। कैंग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो सोचने लगता है, ये बबलिंग मेरे पॉइजन डार्ट की वजह से हुआ या फिर मेरे पॉइजनस ब्लड की वजह से, जो पहले से ही गॉब्लिन के अंदर पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि कैंग इसका जवाब ढूंढ पाता, गॉब्लिन अचानक उसकी नजरों से गायब हो जाता है। कैंग इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल गॉब्लिन उसके पीछे दिखाई देता है और हवा में जंप करते हुए एक खतरनाक स्लैश करता है। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि कैंग का सीना बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके शरीर की सारी ताकत खत्म होने लगती है। कैंग दर्द से टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गॉब्लिन जीत के कॉन्फिडेंस में कैंग की पीठ पर अपना पैर रख देता है। वो विक्ट्री पोज में खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरी खाली बिल्डिंग में गूंजने लगती है। कैंग को मरा हुआ समझकर गॉब्लिन वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है, लेकिन कैंग उसके टोन को समझ जाता है, जैसे वो कह रहा हो, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में अभी भी ह्यूमन जिंदा हैं। गॉब्लिन के जाने के बाद कैंग जमीन पर पड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली होने लगती है, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही कांग मरता है, वो फिर से रिसरेक्ट हो जाता है। आंखें खुलते ही कांग गुस्से में गॉब्लिन को कोसने लगता है। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो खुद से कसम खाता है, मैं उस गॉब्लिन को जरूर मारूंगा और उसके पूरे फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में रिवेंज की आग जलने लगती है। फिर कैंग एक गहरी सांस लेता है और अपने कांपते हुए शरीर को शांत करने की कोशिश करता है। उसी समय सिस्टम कांग को नोटिफिकेशन देता है, क्वेस्ट कंप्लीट। कांग ने हेल की पहली रात सक्सेसफुली सरवाइव कर ली है, लेकिन नोटिफिकेशंस अभी खत्म नहीं होती। सिस्टम बताता है कि कैंग ने उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से उसे सिर्फ एक सिल्वर बॉक्स नहीं बल्कि एक गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स भी मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम बताता है कि क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद कांग अब रिटर्न स्टोन का इस्तेमाल करके हेल से बाहर जा सकता है। 14 डेज बाद एक नया क्वेस्ट शुरू होगा। रिटर्न स्टोन का नाम सुनते ही कैंग तुरंत समझ जाता है कि सिस्टम किस चीज की बात कर रहा है। वो उसका नेकलेस था। जैसे ही कैंग उस नेकलेस को पकड़ता है, वो अचानक चमकने लगता है। कैंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसके आसपास की सारी चीजें गायब हो जाती हैं। जब कैंग दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाता है। आसमान से तेज बारिश हो रही थी और उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था। धीरे धीरे कैंग को एहसास होता है वो अब हेल में नहीं है। कैंग वापस रियल वर्ल्ड में आ चुका था। अपने आसपास की जानी पहचानी जगह देखकर कैंग के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता। वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है और जोर से चिल्लाता है, जैसे पूरी दुनिया को बता रहा हो कि वो वापस आ गया है। बारिश के बीच उसकी हंसी गूंजने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े नेकलेस पर जाती है। अचानक उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। कैंग नेकलेस को खींचकर निकालता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मेरी सारी परेशानी की वजह यही बेकार नेकलेस है। वो कसम खाता है कि अभी इसी वक्त इसे तोड़ देगा। कैंग अपना पैर उठाकर नेकलेस को कुचलने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। उसके गुस्से के बीच एक थॉट उसके दिमाग में आता है। भले ही इस नेकलेस ने उसे हेल जैसी जगह पर पहुंचा दिया था जहां उसे अनगिनत दर्द सहने पड़े, लेकिन उसी एक्सपीरियंस ने उसे ऐसी एबिलिटीज दी थी जो किसी के पास नहीं थी। पहली बार कैंग ने वो पावर हासिल की थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। इसलिए वो नेकलेस को नष्ट नहीं कर पाता। वो उसे वापस अपने हाथों में उठा लेता है और कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो मन ही मन सोचता है, मैंने कर दिखाया, मैं सरवाइव कर गया। अपने थॉट्स में खोया हुआ कैंग ध्यान नहीं देता कि कोई उसे आवाज दे रहा है। अचानक एक लड़की की आवाज आती है। वो कैंग का नाम पुकारती है। कैंग चौंक कर रियलिटी में वापस आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और बारिश के बीच एक लड़की को अपनी तरफ भागते हुए देखता है। वो लड़की उसे डांटने लगती है। वो पूछती है कि कैंग इस तरह बारिश में
जमीन पर क्यों पड़ा है? क्या उसे समझ नहीं आता कि वो बीमार हो सकता है? वो उसके पास पहुंचती है और बिना देर किए अपनी जैकेट उतारकर कांग के कंधों पर डाल देती है। जैकेट की गर्माहट महसूस करके कांग थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यिन है। यिन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज में भी वही चिंता थी जब वो कांग को डांट रही थी। वो उसे बताती है कि वो कंटामिनेटेड सी वेस्ट के सामने खड़ा था। अगर वो ज्यादा देर वहां रहा तो उसे पॉइजन हो सकता है। कैंग की हालत देखकर यिन उससे कहती है कि उसे उसके घर चलना चाहिए। कैंग वहीं बैठा रहता है। उसका दिमाग अब भी कंफ्यूज था। वो सोचता है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड कैसे हो सकती है और ये अचानक मुझे अपने घर क्यों बुला रही है? उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। अगले ही पल कैंग खुद को यिन के घर पर पाता है। यिन ने उसे अपनी जैकेट में अच्छे से लपेट रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नहाने के बाद गर्म कपड़े में लपेटती है। कैंग वहीं खड़ा होकर यिन को बुलाता है, लेकिन अभी भी उसके लिए पूरी सिचुएशन समझना मुश्किल था। तभी यिन एक वार्म स्माइल के साथ उसके पास आती है। उसके हाथ में माना कंटामिनेशन रिमूवर था। वो कैंग से कहती है कि वो इसे अपने शरीर पर इस्तेमाल कर ले ताकि अगर हेल्थ से कोई माना पॉइजनिंग रह गई हो तो वो खत्म हो जाए। कैंग ये सुनकर थोड़ा अनॉयड हो जाता है। वो आंखें घुमाते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यिन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो गुस्से में कैंग पर चिल्लाने लगती है और उसे डांटती है कि वो अपने शरीर की इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है। यिन उसे डांटते हुए कहती है कि अगर कैंग ने अपनी ऐसी केयरलेस हरकतें जारी रखी तो कुछ ही दिनों में उसे उसका फ्यूनरल अटेंड करना पड़ सकता है। यिन की इतनी सीरियस बात सुनकर कैंग थोड़ा शॉक हो जाता है। आखिरकार वो मान जाता है और माना कंटामिनेशन रिमूवर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कैंग बाथरूम से बाहर आता है। उसके बाल थोड़े गीले थे और उसके चेहरे पर सोचने वाली एक्सप्रेशन थी। जैसे ही वो बाहर आता है, यिन उसकी तरफ देखकर एक सिंपल लेकिन सरप्राइजिंग सवाल पूछती है, आज कौन सी डेट है? यिन आराम से बैठकर बुक पढ़ रही होती है और कैजुअली कैंग को बताती है कि आज 11 सितंबर है। लेकिन जब यिन दोबारा कैंग को देखती है तो उसकी नजर एक ऐसी चीज पर जाती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। कैंग का बॉडी पूरी तरह बदल चुका था। जो कैंग पहले कमजोर और पतला दिखता था, अब उसके पास 6 पैक एब्स थे और उसका पूरा फिजिक काफी स्ट्रॉन्ग, हैंडसम और इम्प्रेसिव लग रहा था। यिन की नजरें कैंग से हट ही नहीं पाती। आखिरकार वो कैंग से पूछती है कि क्या उसने पिछले 2 डेज में अपने बॉडी के साथ कुछ किया है, क्योंकि वो पहले से काफी अलग दिख रहा है। उसे याद आता है कि पिछले 2 दिनों में उसने कांग से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इससे बात नहीं कर पाई थी। यिन लगातार कांग को देखती रहती है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और डिसबिलीफ दोनों थे। वहीं दूसरी तरफ कैंग का ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था कि उसने हेल में पूरे 2 इयर्स से ज्यादा समय बिताया है, लेकिन उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। इधर यिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और धीरे से खुद से कहती है कि उसे अपना ध्यान वापस संभालना होगा। कैंग नोटिस करता है कि यिन उसे लगातार देख रही है और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड होने लगती है। वो जल्दी से एक टॉवेल उठाता है और अपने चेस्ट को कवर कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने सिर्फ ऊपर का हिस्सा कवर किया था। नीचे की सिचुएशन अभी भी ऑकवर्ड थी। इससे माहौल और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। टेंशन कम करने के लिए यिन कहती है कि कैंग ऐसे बिना प्रॉपर क्लोथ्स के नहीं रह सकता। फिर वो उसे अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए दे देती है। कैंग थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे यिन के कपड़े पहनने का आइडिया ऑकवर्ड लगता है। उसकी हेजिटेशन देखकर यिन उसके पुराने फटे हुए और कंटामिनेटेड कपड़ों की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़े स्कॉल्डिंग टोन में यिन कमरे से बाहर चली जाती है और कांग को फैसला करने के लिए छोड़ देती है। आखिरकार कांग मान जाता है और यिन के कपड़े पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद कैंग सोचता है कि क्या उसका सिस्टम इस वर्ल्ड में भी काम करेगा या नहीं। वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। फिर वो आगे टेस्ट करने के लिए अपना गोल्डन रिवॉर्ड बॉक्स खोलता है। अंदर उसे चमकती हुई सिल्वर और गोल्डन टिकट्स दिखाई देती हैं। उनमें से एक टिकट रैंडमली सिलेक्ट होती है। तभी सिस्टम कैंग को नोटिफिकेशन देता है। कैंग ने लेजेंडरी स्किल बैटल हेल्पर हासिल कर ली है। कैंग कुछ पल के लिए पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे पता था कि कोरिया में सिर्फ 7 लोगों के पास लेजेंडरी स्किल है। एक रेयर स्किल मिलना भी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिला सकता है, लेकिन लेजेंडरी स्किल तो पूरी तरह अलग लेवल की चीज थी। कैंग सोचने लगता है, क्या मैं 8th लेजेंडरी हंटर बन सकता हूँ? क्या मैं भी बाकी लोगों की तरह SSS रैंक हासिल कर सकता हूँ? उसका दिमाग पॉसिबिलिटीज से भर जाता है। वो अपनी मुट्ठियां बंद करता है और सोचता है, अगर मैं जोर से पंच करूंगा तो क्या ये स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी? अपने नए एबिलिटी को टेस्ट करने के चक्कर में
कैंग हवा में जोर जोर से पंचेस मारना शुरू कर देता है। वो अपनी स्किल की लिमिट चेक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर यिन वहीं रुक जाती है। वो कैंग की अजीब हरकतें देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर क्या बोले। दोनों के बीच एक बहुत ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। जब कैंग को एहसास होता है कि वो कितना अजीब लग रहा था, तो वो मुंह खोलकर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते। यिन भी उतनी ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। आखिरकार वो साइलेंस तोड़ते हुए कहती है कि वो ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। कैंग राहत की सांस लेते हुए सिर हिला देता है। थोड़ी देर बाद जब कैंग नॉर्मल होता है तो वो यिन से उसकी मोनोक्रिस्टल रिसर्च के बारे में पूछता है। यिन कंफर्म करती है कि वो सच में मोनोक्रिस्टल्स पर रिसर्च कर रही है। ये सुनकर कैंग स्माइल करता है और कहता है कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। कैंग अपनी इन्वेंटरी खोलता है और उसमें से एक बहुत बड़ा माना क्रिस्टल बाहर निकालता है। क्रिस्टल देखते ही यिन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इतना बड़ा क्रिस्टल उसके सामने अचानक आ जाना उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा था। क्रिस्टल का साइज और उसका लगभग 1 किलोग्राम वेट देखकर यिन कुछ बोल ही नहीं पाती। उसका दिमाग समझ नहीं पाता कि वो क्या देख रही है और वो धीरे से कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। कैंग कॉन्फिडेंस के साथ क्रिस्टल को पकड़कर कहता है कि वो खुद चेक करके बता सकती है कि ये असली है या नहीं, लेकिन यिन अभी भी शॉक में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय के लिए उसकी सोल ही बॉडी से बाहर निकल गई हो। सिचुएशन इतनी अनबिलीवेबल थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। इसके बाद यिन उस क्रिस्टल मॉस को देखते हुए बोलती है कि इतना बड़ा और इतना प्योर क्रिस्टल मॉस मिलना इम्पॉसिबल है। वो कांग से पूछती है कि आखिर उसे ये कहां से मिला। कांग उससे पूछता है कि क्या उसके लिए ये जानना इतना जरूरी है। यिन सीरियस होकर कहती है कि हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो बताती है कि क्रिस्टल मॉस की ग्लो उसकी प्योरिटी को दिखाती है। इतना हाई क्वालिटी क्रिस्टल मॉस सिर्फ एस रैंक डंजन्स में ही मिल सकता है और ऐसे डंजन्स बहुत रेयर होते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 5-6 ऐसे डंजन्स मौजूद हैं और उन्हें क्लियर करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसी जगहों के बाहर इतना प्योर क्रिस्टल मॉस मिलना इम्पॉसिबल है। यिन की बात सुनकर कैंग स्माइल करता है और पूछता है कि क्या यिन ने इसी वजह से इस डेंजरस सीवे कलेक्टर की जॉब चुनी थी ताकि वो रिसर्च के लिए लो लेवल क्रिस्टल मॉस इकट्ठा कर सके। यिन बताती है कि हाँ, उसका यही पर्पस था। ये सुनकर कांग जोर से हंसने लगता है और कहता है कि सबसे पहले उसका इस प्योर क्रिस्टल मॉस को उसे फ्री में देने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर यिन उसके लिए एक काम कर दे तो शायद वो रिसर्च के लिए उसे बिना चार्ज दे सकता है। ये सुनते ही यिन गुस्से में आ जाती है। वो अपने दांत भींचती है और पूछती है कि आखिर कैंग चाहता क्या है। कैंग आराम से कहता है कि उसे एक ऐसा बायर ढूंढना होगा जो उसके सारे कलेक्टेड क्रिस्टल मॉस खरीद सके। यिन अभी भी गुस्से में होती है और समझाती है कि इतने बड़े और प्योर क्रिस्टल मॉस को बेचना आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इसका साइज ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे बिना परेशानी के बेचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। कैंग उसकी बात सुनकर बस कहता है कि अगर साइज ही प्रॉब्लम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना किसी हेजिटेशन के कैंग सबके सामने क्रिस्टल मॉस को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ये देखकर यिन को ऐसा झटका लगता है जैसे उसकी सोल बॉडी से बाहर निकल गई हो। वो गुस्से में कांग पर चिल्लाने लगती है और उसकी पीठ पर मारने लगती है। वो कहती है कि कांग ने 5 स्टार क्रिस्टल मॉस को बर्बाद कर दिया। वो समझाती है कि क्रिस्टल मॉस को तोड़ने से उसकी प्यूरिटी और उसकी वैल्यू दोनों काफी कम हो गई हैं। आंसुओं के बीच यिन अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करती है। वो कहती है कि उसका सपना था कि वो एक ऐसा क्रिस्टल मॉस रिसर्च करे जो पूरी तरह इंटैक्ट और फ्रेश हो, लेकिन अब उसका सपना टूट गया है। यिन को रोता हुआ देखकर कैंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर यिन उसे क्रिस्टल मॉस बेचने में हेल्प कर दे तो उसके पास ऐसे और भी कई पीसेस हैं जो बिल्कुल अनटच्ड और फ्रेश हैं, जिन्हें यिन अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कैंग इसके लिए 2 कंडीशंस रखता है। पहली कंडीशन ये है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि सेलर कैंग है। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी को भी क्रिस्टल मॉस का ओरिजिन नहीं पता चलना चाहिए। यिन अभी भी थोड़ी इमोशनल होती है, लेकिन वो आंसू पोंछते हुए इन कंडीशंस के लिए अग्री कर लेती है। सब कुछ सेटल होने के बाद कांग यिन से कहता है कि अब उसे जाना चाहिए क्योंकि उनका डील हो चुका है। वो अपने गीले कपड़े उठाता है और कैजुअली कहता है कि वो मार्केट से ड्राई क्लोथ्स खरीद लेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन तभी यिन उसे रोक देती है। अपने सीरियस और कमांडिंग टोन में वो कहती है कि कैंग कहीं नहीं जाएगा
और उसे आज रात उसके घर पर रुकना होगा। कैंग उसकी बात सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन यिन उसे फोर्स करके रोक लेती है। वो पूरी तरह इंश्योर करती है कि कैंग रात उसके घर पर ही रुके। रात बिना किसी बड़ी घटना के निकल जाती है और सुबह हो जाती है। सीन बदलता है और कांग यिन के बेड पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसका अपर बॉडी बिना कपड़ों के था और उसका चेस्ट चमक रहा था, लेकिन इस बार वजह स्ट्रेंथ नहीं बल्कि पूरी तरह एग्जॉस्शन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी हो। चुपचाप बैठे हुए कैंग मन ही मन सोचता है, क्या स्केरी वुमन है यार, ये तो मुझे पूरी तरह कंट्रोल कर गई। उधर यिन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो खुशी खुशी कैंग को गुड बाय वेव करती है जब वो उसके घर से निकलता है। जाने से पहले यिन कांग से प्रॉमिस करती है कि वो क्रिस्टल मॉस के लिए बायर ढूंढ लेगी और आगे का पूरा काम संभाल लेगी। इसके बाद सीन फिर बदलता है और दिखाया जाता है कि एक वीक बीत चुका है। आखिरकार कैंग और यिन को क्रिस्टल मॉस खरीदने वाला एक पोटेंशियल बायर मिल गया था। दोनों साथ में उस बायर से मिलने के लिए निकलते हैं ताकि डील पूरी की जा सके। कैंग डिसाइड करता है कि वो यिन के साथ जाएगा ताकि सब कुछ स्मूथली हो जाए। रास्ते में यिन कांग से पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि क्रिस्टल मॉस का ट्रेड इतना डेंजरस है कि गैंगस्टर्स तक आ सकते हैं। वो कैंग को टीज करती है कि वो ज्यादा सोच रहा है और पूछती है कि आखिर कैंग उसके साथ आने की इतनी जिद क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कैंग को अंदर से कुछ गलत महसूस हो रहा था। क्रिस्टल मॉस बहुत रेयर और वैल्यूएबल चीज थी। कैंग को डर था कि कोई यिन पर हमला ना कर दे। जैसे जैसे वो डील की जगह के करीब पहुंचते हैं, कैंग की सस्पिशन और बढ़ जाती है। आखिरकार दोनों मीटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहां कांग एक बड़े और मस्कुलर आदमी को सीधे अपनी तरफ देखते हुए देखता है। कांग तुरंत सोचता है कि यही बायर होगा। उसे राहत मिलती है कि वो यिन के साथ आया था। यहाँ तक कि वो इमेजिन करता है कि शायद इस आदमी ने यिन को मारने का प्लान बनाया होगा। लेकिन तभी यिन एक अलग टेबल की तरफ जाती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी आराम से अपना परिचय देता है। उसका नाम हिसोका था। वहीं दूसरी तरफ जिस मस्कुलर आदमी को कांग बायर समझ रहा था, वो अचानक एक कैट को खाना खिलाने के लिए दौड़ जाता है। ये देखकर कैंग की सस्पिशन थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी सतर्क रहता है। हिसोका कैंग से हैंडशेक करता है और उसी समय कैंग को कुछ अजीब महसूस होता है। हिसोका की पकड़ बहुत स्ट्रांग थी, लगभग आयरन जैसी। कैंग के मन में अभी भी डाउट्स थे, लेकिन फिर भी ट्रेड आगे बढ़ता है। हिसोका क्रिस्टल मॉस के एक छोटे से पीस को ध्यान से चेक करता है और उसकी प्योरिटी कंफर्म कर देता है। वो यिन को बताता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है और पैसे जल्द ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद हिसोका सबको पोलाइटली बाउ करके गुड बाय कहता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही हिसोका झुकता है, कांग के पूरे शरीर में एक अजीब सी चिल दौड़ जाती है। कांग उस आदमी से एक साफ डेंजर फील करता है। दूसरी तरफ यिन कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि हिसोका पहले कभी इतना पोलाइट नहीं रहा। कांग का सस्पिशन और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि शायद हिसोका समझ चुका है कि क्रिस्टल मॉस असल में कांग को मिला था। कैंग मन ही मन डिसाइड करता है कि उसे अब और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ट्रेड खत्म होने के बाद यिन कांग को टीज करने से खुद को रोक नहीं पाती। वो मजाक करते हुए कहती है कि कैंग सोच रहा था कि क्रिस्टल मॉस के लिए गैंगस्टर्स गन्स और सोर्ड्स लेकर आ जाएंगे। फिर वो हंसते हुए कैंग की पीठ पर हल्का सा मारती है और कहती है कि थोड़ा मैच्योर बनो। कुछ देर बाद यिन का फोन बजता है। वो एक्साइटमेंट के साथ कैंग को अपना फोन दिखाती है जिसमें $1 मिलियन ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही थी। यिन स्माइल करते हुए कांग से पूछती है कि क्या उसने कभी इतने सारे पैसे देखे हैं। फिर खुद ही जवाब देती है। उसे पता है कि कांग ने कभी नहीं देखे होंगे। इसके बाद सीन बदलता है और हिसोका अपनी कार में बैठा दिखाई देता है। वो अपने पास रखे क्रिस्टल मॉस से भरे बैग को देखता है। हिसोका किसी से बात करते हुए कंफर्म करता है कि ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। दोनों बात करते हैं कि हाल ही में ब्लैक मार्केट में क्रिस्टल मॉस बहुत ज्यादा आने लगा है और उसे छोटे छोटे पीसेज में बेचा जा रहा है। लेकिन उन्हें शक है कि ये सारे छोटे पीसेज असल में एक ही बड़े क्रिस्टल मॉस से निकले हैं जो शायद किसी एस रैंक डंजन से मिला है। सामने वाला आदमी कहता है कि जिसने भी ये क्रिस्टल हासिल किया है वो जरूर एक बहुत स्किल्ड हंटर होगा। हिसोका अंदाजा लगाता है कि शायद वो हंटर कोई फॉरेनर हो सकता है क्योंकि उसने खुद को बहुत अच्छे से छिपा रखा है। लेकिन तभी हिसोका अपनी असली सस्पिशन बताता है। उसे लगता है कि वो हंटर कांग है। इसके बाद सीन बदलता है और एक फेमिलियर फेस दिखाई देता है। लीजे, कोरिया का टॉप एस रैंक हंटर लीजे हिसोका को आदेश देता है कि वो यिन और कांग दोनों पर नजर रखे और उसे सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करे। फिर सीन एक बार फिर बदलता है और दिखाया जाता है कि एक और वीक बीत चुका है। आखिरकार 14 डेज पूरे हो चुके थे और अब समय आ गया था कि कैंग वापस हेल जाए। अब कैंग फिर से हेल में था। वो एक बेंच प्रेस रॉड के साथ लगातार ट्रेनिंग कर रहा था
और अपनी लिमिट्स पुश कर रहा था। इसके बाद वो बार बार पुलअप्स करता है। उसकी मूवमेंट्स पूरी तरह कंट्रोल्ड और पावरफुल थी। कैंग पूरे 150 पुलअप्स कंप्लीट कर लेता है और साफ दिख रहा था कि उसका फिजिक अब कितना डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका था। सेट पूरा करने के बाद कैंग जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हेल का भारी एटमॉस्फेयर उसके ऊपर महसूस हो रहा था। यहाँ ग्रेविटी अर्थ से 10 टाइम्स ज्यादा थी, इसलिए हर मूवमेंट करना बहुत मुश्किल था। थका हुआ कैंग वहीं लेट जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए सिस्टम चेक करता है। नोटिफिकेशन में दिखता है कि अगले क्वेस्ट के शुरू होने में अभी 18 घंटे बाकी हैं। कांग अपने एंसेस्टर्स के पेडेंट को कसकर पकड़ता है और आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है कि अर्थ और हेल के बीच कई बार आने जाने के बाद आखिरकार उसे समझ आ गया है कि ये सब कैसे काम करता है। कैंग को अब समझ आ चुका था कि जब तक कोई एक्टिव क्वेस्ट चल रहा होता है तब तक वो अर्थ पर वापस नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही क्वेस्ट खत्म होता है उसके पास दोनों वर्ल्ड्स के बीच फ्रीली ट्रैवल करने की एबिलिटी आ जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हर बार जब कैंग हेल से अर्थ या अर्थ से हेल जाता था तो वो किसी रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता था। हर बार उसकी जगह बदल जाती थी और वो बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाता था। ये लगातार लोकेशन चेंज कांग को काफी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करता था। आसमान की तरफ देखते हुए कांग गुस्से में चिल्लाता है। आखिर हर बार लोकेशन क्यों बदल जाती है? उसकी आवाज पूरे खाली लैंडस्केप में गूंजने लगती है। जमीन पर बैठे हुए कैंग परेशान दिख रहा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और वो सोच रहा था कि इस लोकेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। फिर वो अपनी मुट्ठियां बंद करता है और डिसाइड करता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय अपनी बाकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहिए। कैंग अपना बैटल हेल्पर एक्टिवेट करता है और अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे उसकी पावरफुल फिजिक दिखाई देने लगती है। फिर वो अपने हाथों पर केयरफुली बैंडेज बांधता है। वो मन ही मन सोचता है, ये बैटल हेल्पर तो किसी इलीगल चीट या हैक जैसा लगता है। इतनी पावरफुल स्किल सच में होना इम्पॉसिबल जैसा है। कैंग एक पंचिंग बैग के सामने खड़ा हो जाता है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचता है, क्या बैटल हेल्पर तभी एक्टिवेट होगा जब मैं पंच मारूंगा। अपनी नजर पंचिंग बैग पर टिकाकर कैंग पूरी ताकत से फोकस करता है और एक जोरदार पंच मारता है। जैसे ही उसका फिस्ट पंचिंग बैग से टकराता है, बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अचानक कैंग का शरीर अपने आप मूव करने लगता है, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसके पंचेस पहले से ज्यादा हैवी और एक्यूरेट हो जाते हैं। हर पंच बिल्कुल उसी जगह लगता है जहां कैंग ध्यान देता है। हर स्ट्राइक में इतनी पावर होती है कि पंचिंग बैग हिलने लगता है। कैंग नोटिस करता है कि जहां भी वो अपना फोकस रखता है उसका शरीर ऑटोमेटिकली उसी जगह पर परफेक्ट और पावरफुल अटैक्स करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड और बॉडी पूरी तरह सिंक हो चुके हों। उसके पंचेस किसी इनविजिबल फोर्स से पावर्ड थे। कैंग को धीरे धीरे समझ आता है कि ये स्किल सिर्फ पावरफुल नहीं है, ये ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। कुछ ही सेकंड्स में कांग एक ऐसा पावरफुल पंच मारता है कि पंचिंग बैग 2 हिस्सों में टूट जाता है और पूरी तरह बिखर जाता है। अपने अटैक का रिजल्ट देखकर कांग समझ जाता है कि ये एबिलिटी किसी एमबॉट जैसी है, एक असली चीट स्किल। कैंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। वो सोचता है, ये स्किल सच में अमेजिंग है, ऐसी एबिलिटी के साथ मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी सिस्टम कैंग को नोटिफिकेशन देता है कि एक नया क्वेस्ट शुरू हो चुका है। क्वेस्ट का नाम दिखाई देता है, बिगिनर फ्रेंडली क्वेस्ट। कांग नोटिफिकेशन देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी आईब्रोज सिकोड़कर क्वेस्ट डिटेल्स पढ़ता है। उसमें लिखा था कि उसे 5 बिगिनर स्केयरक्रोज को डिफीट करना है। कैंग सिस्टम विंडो को घूरता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैं अब लेवल 7 हूँ और सिस्टम मुझे बिगिनर लेवल क्वेस्ट दे रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद कैंग आखिरकार हार मान लेता है। वो सोचता है, मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है, अब स्केयरक्रोज को ही डील करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैंग ने इस एरिया में एक भी स्केयरक्रो नहीं देखा था। वो कंफ्यूजन में खड़ा सोचने लगता है कि आखिर ये स्केयरक्रोज गए कहां। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक पतला सा स्मोक दिखाई देता है। वो हवा में घूमने लगता है, जैसे कैंग को किसी चीज की तरफ गाइड कर रहा हो। कैंग अपनी आंखें छोटी करते हुए उस स्मोक को फॉलो करता है। स्मोक उसे एक अंडरग्राउंड टनल तक ले जाता है। वो स्मोक जैसे कैंग को अंदर आने के लिए बुला रहा था। कैंग थोड़ी देर रुककर सोचता है, ये सीन तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। लेकिन डर के बावजूद कांग ज्यादा देर नहीं रुकता और टनल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, कैंग की सांस रुक जाती है। उसके सामने 5 बेहद क्रीपी स्केयरक्रोज खड़े थे। उनके ट्विस्टेड बॉडीज और खाली नजरें देखकर कैंग की रीढ़ में ठंड सी दौड़ जाती है। उनके सिर पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, लेकिन कोई लेवल दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्केयरक्रोज दिखने में ही इतने डेंजरस और स्केरी लग रहे थे कि कांग का चेहरा अजीब सा बन जाता है। वो सिस्टम से शिकायत करने लगता है और सोचता है कि ये स्केयरक्रोज इतने क्रीपी क्यों होने चाहिए थे। कैंग का इमेजिनेशन भी चलने लगता है और वो सोचता है
कि कहीं ये स्केयरक्रोज किसी हॉरर मूवी की तरह स्पाइडर की तरह उसके ऊपर चिपक ना जाए। ये सोचकर ही कैंग कांप जाता है। सिचुएशन को देखकर कैंग डिसाइड करता है कि पहले सेफ रहना बेहतर होगा। वो एक लकड़ी के टुकड़े के पीछे छिप जाता है, बिल्कुल किसी कॉशियस प्रेडेटर की तरह। फिर वो एक पॉइजन डार्ट निकालता है और एक स्केयरक्रो की तरफ फेंक देता है। कैंग ध्यान से देखता है कि क्या स्केयरक्रो कोई रिएक्शन देता है या नहीं, लेकिन सरप्राइज की बात ये थी कि स्केयरक्रो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। कैंग को राहत महसूस होती है, उसके अंदर खुशी और एक्साइटमेंट आ जाती है। वो सोचता है कि ये स्केयरक्रोज बस नॉर्मल ट्रेनिंग डमीज हैं, बिल्कुल पंचिंग बैग्स की तरह। अब उसे लगता है कि इनसे कोई खतरा नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ कैंग आगे बढ़ता है और एक स्केयरक्रो को पूरी ताकत से पंच मारता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। कैंग पीछे हट जाता है और कंफ्यूज्ड होकर स्केयरक्रो को देखता है। उसने पूरी ताकत से पंच मारा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने कॉटन पर पंच किया हो, कोई इम्पैक्ट ही महसूस नहीं हुआ। कांग उस स्ट्रेंज फीलिंग को समझने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर एक डरावनी चीज पर पड़ती है। स्केयरक्रो धीरे धीरे मूव करने लगता है। उसका शरीर अजीब और अननेचुरल तरीके से मुड़ने और हिलने लगता है। कैंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अगले ही पल सारे 5 स्केयरक्रोज एक साथ मूव करने लगते हैं। उनकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं और एक क्रीपी आवाज गूंजती है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने ओपोनेंट को पहचान लिया है। स्केयरक्रोज अनाउंस करते हैं कि वो भी लेवल 7 है। उसी समय सिस्टम कैंग को नोटिफिकेशन देता है, बिगिनर लेवल 1 बैटल शुरू हो चुकी है। कैंग नोटिफिकेशन को देखकर समझ जाता है कि स्केयरक्रोज ने उसका लेवल मैच कर लिया है। वो मन ही मन कहता है, हेल में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। इससे पहले कि कैंग कुछ कर पाता, सारे स्केयरक्रोज पूरी ताकत से अटैक कर देते हैं। 5 के 5 एक साथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। उनके अटैक्स परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड और बहुत फास्ट थे। कांग सोचता है कि अगर रियल वर्ल्ड में कोई लेवल 7 अवेकनर होता तो लोग उसे रिस्पेक्ट देते, उसे सोल्जर या बॉडीगार्ड जैसी इंपॉर्टेंस मिलती, लेकिन यहाँ हेल में लेवल 7 होना सिर्फ शुरुआत थी। ये सोचकर कैंग को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है, तुम लोगों की तो, और गुस्से में स्केयरक्रोज को कोसता है। उसका एंगर बढ़ जाता है और वो बैटल हेल्पर स्किल एक्टिवेट कर देता है। मुट्ठियां कसते हुए और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कैंग सीधे स्केयरक्रोज की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं थी जितना कैंग ने सोचा था। बैटल हेल्पर एक्टिवेट करने के बाद भी कैंग स्केयरक्रोज पर कोई बड़ा हमला नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्केयरक्रोज के पास भी अपना बैटल हेल्पर हो। उनके अटैक्स शार्प और लगातार थे। कैंग जितना हो सकता था उतना उनके अटैक्स डॉज करता और खुद भी पंचेस मारता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। स्केयरक्रोज को कोई डैमेज ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक स्केयरक्रो कैंग की गर्दन पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि कैंग हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन कैंग हार मानने वालों में से नहीं था। वो पूरी ताकत इकट्ठा करता है और स्केयरक्रो पर एक जोरदार पंच मारता है। आखिरकार कैंग को कुछ रिजल्ट दिखाई देता है। उसके पंच की ताकत से एक स्केयरक्रो के फेस का आधा हिस्सा क्रैक हो जाता है। एक पल के लिए कैंग को लगता है कि उसका अटैक काम कर गया है, लेकिन इससे पहले कि वो खुशी मना पाता, स्केयरक्रो की मूवमेंट्स और भी ज्यादा क्रीपी और अननेचुरल हो जाती हैं। उसकी राइट आई और ज्यादा ब्राइट रेड ग्लो करने लगती है और उसका लुक पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। स्केयरक्रो की डरावनी आवाज गूंजती है, ओपोनेंट डेटा अपडेटेड, स्पारिंग लेवल 2 इनिशिएटेड। जैसे ही लेवल 2 शुरू होता है, स्केयरक्रो का बिहेवियर और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। 4 स्केयरक्रोज तुरंत कैंग की तरफ दौड़ते हैं और उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं, जिससे वो पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाता है। तभी 5वां स्केयरक्रो तेजी से आगे बढ़ता है और कैंग के फेस पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन अटैक यहीं खत्म नहीं होता। स्केयरक्रो लगातार कैंग के टीथ, माउथ, स्टमक और पूरे बॉडी पर पंचेस बरसाने लगता है। पूरे 30 मिनट्स तक स्केयरक्रो बिना रुके कैंग को मारता रहता है। हर हिट बेहद पेनफुल था और कैंग की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। सिस्टम कैंग को नोटिफिकेशन देता है कि इन लगातार अटैक्स की वजह से उसकी स्टैमिना, रेजिस्टेंस और हेल्थ बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद कांग का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसके शरीर से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी बोन्स टूट चुकी हों। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है, कांग की हेल्थ 10% से नीचे गिर गई है, इसलिए फुल हेल्थ रेस्टोरेशन एक्टिवेट हो रही है। जैसे ही उसका शरीर हील होना शुरू होता है, कैंग को एक बेहद पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। उसकी बोन्स पहले और ज्यादा टूटती हैं और फिर धीरे धीरे वापस जुड़ने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर एक ही समय पर टूट भी रहा है और फिर से बन भी रहा है। ये दर्द इतना ज्यादा था कि कैंग कुछ समय के लिए बिल्कुल हिल नहीं पाता। वो जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे कोई लाइफलेस बॉडी हो। पूरे 2 सेकंड तक कैंग सोचता रहता है कि क्या उसे बस यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो कड़वाहट से सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी वो एक भी स्केयरक्रो को सीरियस डैमेज नहीं दे पाया।
लेकिन कैंग भागता नहीं है। धीरे धीरे वो वापस खड़ा होता है। उसकी मूवमेंट्स थोड़ी स्टिफ और ज़ॉम्बी जैसी थी। दांत भींचते हुए वो खुद से कहता है कि ये स्केयरक्रोज कोई अजीब मार्शल आर्ट यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसे भी एक वेपन की जरूरत होगी। कैंग अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अपनी लेजेंडरी स्टिक बाहर निकालता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उस वेपन से गोल्डन ग्लो निकलने लगती है और पूरा एरिया चमक उठता है। कैंग उस पावरफुल और चमकती हुई लकड़ी को पकड़कर बैटल पोजीशन में आ जाता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। वो कसम खाता है कि वो इन स्केयरक्रोज के हर हिस्से को तोड़ देगा। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि ये कोई नॉर्मल लकड़ी नहीं है, ये एक हिडियस क्लब है जिसे इनक्रेडिबल पावर से स्ट्रेंथन किया गया है। इसका हर अटैक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट देता है। कैंग अपनी लेजेंडरी वेपन के साथ आगे बढ़ता है। वेपन गोल्डन लाइट छोड़ रही थी। वो पूरी ताकत से स्केयरक्रो नंबर 1 पर हमला करता है। उसके अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि स्केयरक्रो का आर्म टूटकर अलग हो जाता है। पहली बार कैंग को जीत की थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। वो खुश हो जाता है और सोचता है कि अब शायद वो इन स्केयरक्रोज को हरा सकता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। टूटा हुआ आर्म वाला स्केयरक्रो अपनी इंजरी को देखता है और फिर उसी क्रीपी तरीके से मूव करने लगता है। उसकी बैटल टैक्टिक्स अपडेट हो जाती हैं। कैंग के शॉक की सीमा नहीं रहती जब स्केयरक्रो का हाथ कुछ ही पल में वापस ग्रो हो जाता है। लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। बाकी सारे स्केयरक्रोज भी एक साथ मूव करने लगते हैं। हर स्केयरक्रो अपने फ्रेम के अंदर हाथ डालता है और अलग अलग डेडली वेपन्स बाहर निकालता है। अब उनका अपीयरेंस पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। कांग अपनी वेपन को और कसकर पकड़ लेता है और समझ जाता है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक स्केयरक्रो अपनी सोर्ड निकालता है, दूसरा एक भारी हैमर उठाता है, तीसरा एक विशाल एक्स पकड़ता है और चौथा भी एक खतरनाक हैमर लेकर तैयार हो जाता है। इन डेडली वेपन्स के साथ वो कांग के बॉडी को बार बार अटैक करते हैं और उसे पूरी तरह तोड़ देते हैं। सिस्टम ठंडी आवाज में कांग को नोटिफिकेशन देता है। कांग ने 5 दिन 8 घंटे और 4 मिनट तक सरवाइव किया है। सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि कांग किसी तरह अपनी लाइफ बचाए हुए है। वो पूरी ताकत लगाकर स्केयरक्रोज से फाइट कर रहा था। अपनी हालत को देखते हुए कैंग एक स्ट्रैटेजी बनाता है। वो 2 स्केयरक्रोज को एक पिलर से बांध देता है ताकि उसे एक साथ कम एनिमीज से लड़ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी फाइट बेहद मुश्किल थी। कैंग अपनी पूरी लिमिट तक पुश करता है और इस लगातार बैटल के बीच उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आखिरकार कैंग अपना बैटल हेल्पर एक्टिवेट करता है और एक स्केयरक्रो के चेस्ट पर एक पावरफुल ब्लो मारता है। अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रोबोट का चेस्ट टूट जाता है और उसके अंदर एक चमकता हुआ माना क्रिस्टल दिखाई देता है। कैंग उसे देखकर सोचता है, अगर मैं इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दूं तो क्या ये रोबोट खत्म हो जाएगा? कैंग फाइनल अटैक के लिए तैयार होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोर डिस्ट्रॉय कर पाता, रोबोट खुद को हील कर लेता है। उसकी आवाज गूंजती है, स्पारिंग लेवल 3 हैज बिगन। अगले ही पल स्केयरक्रो का बॉडी और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी मूवमेंट्स पहले से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो जाती हैं। कैंग इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर स्माइल करता है। हालात उसके खिलाफ होने के बावजूद वो कहता है कि अगर रोबोट स्ट्रांग हो रहा है तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है। इस केओस के बीच कैंग को एक अजीब सा एक्साइटमेंट महसूस होने लगता है। उसे ये फाइट मजेदार लगने लगती है, लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर नहीं रहती। अचानक एक रोबोट कैंग के ऊपर चढ़ जाता है और एक तेज और पावरफुल अटैक से कैंग का हेड डिस्ट्रॉय कर देता है। कैंग तुरंत मर जाता है, लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। बार बार रोबोट्स उसे अलग अलग तरीकों से मारते रहते हैं। कभी कोई रोबोट उसकी बैक तोड़ देता है, कभी उसका पूरा बॉडी क्रश कर देता है और कभी उसका हेड फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। डेथ का ये साइकिल बार बार चलता रहता है। इतनी बार मरने के बाद आखिरकार कैंग उस दर्द का आदी होने लगता है। उसका शरीर और दिमाग दोनों नम जैसे हो जाते हैं। 50 से ज्यादा डेथ्स के बाद कैंग का फ्रस्ट्रेशन आखिरकार बाहर निकल आता है। वो स्केयरक्रोज को घूरते हुए गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोगों को आखिर कितनी मार्शल आर्ट्स आती हैं? इन लगातार बीटिंग्स का कैंग पर एक अजीब असर होता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो इन स्केयरक्रोज की मार्शल आर्ट्स खुद यूज कर सकता है, जैसे उनकी टेक्निक्स उसके बॉडी में याद की तरह बस गई हो। स्केयरक्रोज फिर से अपनी बैटल पोजीशंस में आ जाते हैं और अटैक के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस बार कैंग बिना सोचे उनके मूवमेंट्स कॉपी करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी फाइटिंग टेक्निक्स उसके शरीर में खुद ही एक्टिवेट हो रही हो। इस नई एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कैंग उन्हीं की मार्शल आर्ट्स उनके खिलाफ यूज करने लगता है। अचानक एक रोबोट आगे बढ़ता है और कांग पर हमला कर देता है। वो कैंग की आंखों को डैमेज कर देता है। कैंग दर्द से चीख उठता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, रोबोट अपना जैगेड माउथ खोलता है और कैंग के पैरों पर हमला कर देता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि कैंग चीखते हुए बोल उठता है, तुम आखिर हो क्या? कोई डॉग हो क्या? लेकिन रोबोट रुकता नहीं है। वो लगातार अटैक करता रहता है और कैंग की हालत खराब होती जाती है। कैंग की आवाज दर्द से कमजोर पड़ने लगती है
और आखिरकार ये टेरिफाइंग बैटल एक और डेथ के साथ खत्म हो जाती है। कैंग एक बार फिर मर जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसे एहसास होता है कि ये उसकी 90वीं डेथ है। अब तक कांग स्केयरक्रोज की लगभग सारी मार्शल आर्ट्स सीख चुका था। उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कांग अब स्केयरक्रोज के बराबर लेवल पर फाइट कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें हराने में भी सक्षम हो चुका था। कैंग एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, अगर उसने इन स्केयरक्रोज को नहीं हराया तो वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगली फाइट के लिए तैयार होते हुए कैंग को अचानक अपने बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। वो अपनी फिस्ट पीछे की तरफ खींचता है, पूरी ताकत लगाता है और सामने की तरफ एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन अगले ही पल कैंग खुद शॉक हो जाता है। उसके पंच से एक एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो तेजी से आगे बढ़ती है और एक साथ सारे स्केयरक्रोज को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैंग वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सामने का सीन देखकर विश्वास नहीं कर पाता। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने इतना अमेजिंग और स्ट्रेंज अटैक कैसे कर दिया। तभी सिस्टम कांग को नोटिफिकेशन देता है, बिगिनर लेवल क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। रिलीफ महसूस करते ही कांग जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज पूरे खाली बैटलफील्ड में गूंज जाती है, लेकिन 90 बार मरने की थकान आखिरकार उस पर हावी हो जाती है और कैंग जमीन पर गिर जाता है। वो भारी सांस लेते हुए अपनी कांपती हुई हैंड्स को देखता है और सोचता है, आखिर ये स्केयरक्रो क्वेस्ट बिगिनर लेवल कैसे हो सकता है? अगर ये बिगिनर लेवल था तो फ्यूचर में मुझे किस तरह के क्वेस्ट मिलेंगे? फिर भी कैंग खुद को समझाता है कि शायद इस क्वेस्ट का असली पर्पस उसे मार्शल आर्ट्स सिखाना था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि असल में स्केयरक्रोज ने बस उसकी जमकर पिटाई की और फोर्सफुली अपनी मार्शल आर्ट्स उसके बॉडी में डाल दी। इतनी परेशानी के बावजूद कैंग स्माइल करता है। वो खुश था क्योंकि अब उसने उनकी टेक्निक्स सीख ली थी। अब वो अपने रिवॉर्ड्स चेक करने का फैसला करता है। कैंग सिस्टम विंडो खोलता है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि उसके SSS रैंक गुड लक की वजह से उसका रिवॉर्ड एनहांस हो गया है। कांग को मिलता है कैंडलियर ऑफ हेवेंस क्लॉक, एक लेजेंडरी येलो रैपिंग क्लॉथ। कांग उस क्लॉथ को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचता है ये रैपिंग क्लॉथ किस काम आएगा। सिस्टम समझाता है कि ये एक लेजेंडरी ग्रेट इक्विपमेंट है। ये कांग की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है और उसके डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह रिस्टोर कर सकता है। कैंग ध्यान से उस क्लॉथ को अपने हाथ पर रखता है और उसे एग्जामिन करता है। वो सोचता है कि डैमेज रिडक्शन एबिलिटी उसके लिए कितनी यूजफुल होगी, क्योंकि उसकी हेल्थ तो हर डेथ के बाद लगभग पूरी रिस्टोर हो जाती है। फिर कैंग सोचने लगता है कि इस क्लॉथ की ग्रोथ एबिलिटी को कैसे यूज किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, अगर मैं इसे अपने सिर पर बांध दूं तो क्या मेरी IQ बढ़ जाएगी। अपने ही आइडिया पर कांग को थोड़ा मजाकिया लगता है। वो क्लॉथ को अपने सिर पर बांध लेता है और इंतजार करने लगता है। कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कैंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो साई करते हुए क्लॉथ को सिर से निकाल देता है और खुद से कहता है कि हेल आने के बाद उसने सच में बहुत अजीब और बेवकूफी वाली चीजें की हैं। फिर वो खुद को दिलासा देता है कि अच्छी बात है कि यहाँ उसे ऐसा करते हुए देखने वाला कोई नहीं था। कैंग सोचता है कि शायद ये क्लॉथ उसके लिए बेकार है और रियल वर्ल्ड वापस जाने के बाद वो इसे बेच देगा। आखिरकार ये लेजेंडरी आइटम है तो इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। लेकिन जैसे ही कैंग क्लॉथ को इन्वेंट्री में रखने के लिए खोलता है, उसकी नजर लेजेंडरी मॉस्किटो एग पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। कैंग उस लेजेंडरी ग्रोथ क्लॉथ को एग के चारों तरफ लपेट देता है। वो सोचता है, अगर ये क्लॉथ ग्रोथ को बढ़ा सकता है तो शायद ये एग भी हैच हो जाए। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी एग में कोई बदलाव नहीं दिखता। कैंग को लगने लगता है कि उसका प्लान काम नहीं कर रहा है। वो क्लॉथ हटाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक वो तेज चमकने लगता है। लाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैंग की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो क्लॉथ धीरे धीरे गायब होने लगता है। चमकते हुए पार्टिकल्स हवा में मिल जाते हैं। कैंग शॉक होकर देखता रह जाता है, क्योंकि क्लॉथ के नीचे रखा एग अब गोल्डन कलर में बदल चुका था। एग की सरफेस पर धीरे धीरे क्रैक्स बनने लगते हैं। कैंग की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। एग हैच होने वाला था। कैंग का डर बढ़ने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये हेल है, आखिर इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। चमकते हुए एग को देखते हुए कैंग के दिमाग में एक डरावना थॉट आता है, अगर इसके अंदर से कोई डेंजरस मॉन्स्टर निकल आया तो? आखिर ये हेल है, यहाँ से निकलने वाली चीज इतनी पावरफुल हो सकती है कि कांग उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। कांग इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी एग टूटने लगता है। उसके अंदर से एक बहुत तेज लाइट बाहर निकलती है। चमक इतनी ज्यादा होती है कि कैंग अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लेता है। कुछ समय बाद जब लाइट कम होती है तो कैंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जो वो देखता है उसे देखकर
वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। एग के अंदर कोई टेरिफाइंग मॉन्स्टर नहीं था, वहां तो बिल्कुल किसी बारबी डॉल हाउस जैसा छोटा सा कोजी सेटअप बना हुआ था और उसके बीच में एक क्यूट सी छोटी लड़की आराम से सो रही थी। कैंग की सारी एक्सपेक्टेशंस एक पल में टूट जाती हैं। वो किसी डेमोनिक क्रिएचर के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ तो एक छोटी सी लड़की थी। लड़की धीरे धीरे हिलती है, उसकी डार्क ब्लैक आईज खुलती हैं जिनमें रेड पिल्प्स दिखाई देते हैं। उसकी नजर इनोसेंट भी लग रही थी और थोड़ी मिस्टीरियस भी, जैसे कोई डीमन अपनी असली पहचान छिपाकर बैठा हो। वो धीरे धीरे पलकें झपकाती है। उसकी मूवमेंट्स बहुत स्लो और क्यूट थीं। आखिरकार वो उठती है, एग से बाहर आती है और जमीन पर खड़ी हो जाती है। कैंग उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसकी छोटी सी बॉडी देखकर वो सोचता है, क्या ये कोई फेरी है? कैंग तो किसी भयानक मॉन्स्टर के लिए तैयार था, लेकिन ये छोटी सी क्यूट क्रीचर देखकर वो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। कैंग के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, फिर प्यार से उसकी चीक को टच करने के लिए अपनी फिंगर आगे बढ़ाता है, जैसे उसे टिकल करना चाहता हो। लेकिन फेरी कुछ और ही करती है। वो अपने छोटे छोटे हाथ कैंग की तरफ बढ़ाती है और अचानक उसकी फिंगर को अपने शार्प टीथ से काट लेती है। फिर वो उसका ब्लड पीने लगती है। कैंग के हाथ में तेज दर्द होता है और वो शॉक में चिल्ला उठता है। वो अपना हाथ जोर जोर से हिलाता है ताकि फेरी छूट जाए। कैंग की इस जोरदार मूवमेंट से फेरी ऊपर जाकर रूफ से टकराती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। कंग अपना हाथ पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है, ये कैसा बेकार रिवॉर्ड है? ये तो कोई क्रेजी कैनिबल मॉन्स्टर है। क्या सिस्टम मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? दूसरी तरफ छोटी फेरी धीरे से उठती है। उसके चेहरे पर दुख दिखाई देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। कैंग उसकी तरफ देखता है। अब वो फेरी किसी क्यूट और हेल्पलेस किटन जैसी लग रही थी। उसकी इनोसेंट नजरें देखकर कैंग का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। कैंग एक लंबी सांस लेता है। वो परेशान भी था और उसे उस पर दया भी आ रही थी। वो एक कैंडी निकालकर फेरी को देता है, लेकिन फेरी अपना सिर हिला देती है। कैंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि फिर उसे क्या खाना है। फेरी एक मिस्चीवस स्माइल के साथ अपनी फिंगर कैंग की तरफ पॉइंट करती है। कैंग तुरंत समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। वो खुद से बड़बड़ाता है, ये सच में कैनिबल मॉन्स्टर है और ज्यादा परेशानी से बचने के लिए कांग आखिरकार उसे अपना ब्लड पीने देता है। फेररी उड़कर कांग के हाथ पर बैठ जाती है और अपने छोटे स्ट्रॉ जैसे माउथ से उसकी स्किन को पियर्स करके ब्लड पीने लगती है। कांग दर्द से चेहरा बनाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन फेरी अपनी चीयरफुल आवाज में उसे भरोसा दिलाती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो खुद रुक जाएगी। कुछ मिनट बीत जाते हैं और आखिरकार कांग को थोड़ी राहत महसूस होती है क्योंकि फेरी उसका ब्लड पीना बंद कर देती है। लेकिन कांग की परेशानी खत्म नहीं होती क्योंकि अब वो उसके हाथ के वूंड को लिक करने लगती है। ये देखकर कैंग और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसे ध्यान से देखते हुए कैंग को एक बात समझ आती है, ये एग मॉस्किटोज को कंबाइन करके बनाया गया था। इसका मतलब ये क्रीचर एक मॉस्किटो फेरी है। फेरी कैंग के सामने हवा में उड़ती हुई आती है। वो पूरी तरह सेटिस्फाइड दिख रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ा एटीट्यूड भी था। वो गर्व से कहती है कि उसका पेट भर गया है और अब कांग उसका स्लेव है। ये सुनते ही कांग का गुस्सा बढ़ जाता है। वो फेरी को पकड़ लेता है और अपने हाथ में कसकर दबाते हुए दांत पीसकर पूछता है, फिर से बोलो, स्लेव कौन है? लेकिन फेरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से कैंग को थैंक्स बोलती है और फिर भी उसे सर्वेंट कहती है। कैंग और ज्यादा जोर से उसे पकड़ता है। डर के बजाय फेरी सोचती है और उसका टाइटल बदल देती है। अब वो कैंग को बटलर कहती है, लेकिन इससे कैंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। आखिरकार कैंग के लगातार दबाव के बाद फेरी हार मानती है और उसे उसके नाम से बुलाती है, कैंग फिर अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसका नाम कैंग है और अब वो फेरी का नाम जानना चाहता है। फेरी अपना नाम बताने के लिए बोलना शुरू करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देता है। उसे अपना नाम याद नहीं आता। वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता। फेरी अपनी आइडेंटिटी याद करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसका दिमाग खाली रहता है। कांग थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर राहत की सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, क्योंकि वो मॉस्किटो से बनी है इसलिए वो उसे मॉस्किटो फेरी कह देगा। ये सुनते ही फेरी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक मेमोरी वापस आती है। फेरी कहती है कि उसे अपना नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसे अपना पर्पस याद है। वो बताती है कि उसने एक बार प्रॉमिस किया था कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब वो अर्थ पर मौजूद सभी लिविंग बीइंग्स को खा जाएगी। ये कहते हुए फेरी एक क्यूट लेकिन थोड़ी डरावनी स्माइल देती है। दूसरी तरफ कैंग के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। उसका मुंह खुला रह जाता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में इतना डेंजरस मॉन्स्टर है? क्या मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए? इसके बाद कांग मॉस्किटो फेरी से पूछता है कि क्या उसने जो कहा वो सच है। मॉस्किटो फेरी
थोड़ी शर्माते हुए लेकिन प्राउड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि हाँ, उसने सच में प्रॉमिस किया था कि दुनिया खत्म होते ही वो सभी लिविंग बीइंग्स को खा जाएगी। कैंग का डर और बढ़ जाता है। उसे याद आता है कि कुछ समय पहले जब उसके ब्लड की एक ड्रॉप गॉब्लिन के अंदर गई थी तो कितना बड़ा इफेक्ट हुआ था, लेकिन इस फेरी ने उसका पूरा ब्लड पी लिया और फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वो जो कह रही है वो सच हो सकता है। वो उतनी ही डेंजरस हो सकती है जितना वो दावा कर रही है। लेकिन जब कांग उसे ध्यान से देखता है तो उसे उसकी क्यूट और इनोसेंट हरकतें दिखाई देती हैं। इससे कैंग के मन में थोड़ी उम्मीद आती है। वो सोचता है अगर ये इतनी क्यूट है तो शायद मैं इसे टेम कर सकता हूँ। कैंग अपना हाथ बढ़ाकर फेरी को टिकल करता है और फेरी तुरंत हंसने लगती है। उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। कैंग स्माइल करता है और फैसला करता है कि वो इसे टेम करने की कोशिश करेगा और इसे अपने साथ पेट की तरह रखेगा। जमीन पर बैठकर कैंग मॉस्किटो फेरी से बात करता है। वो उसे उसकी खतरनाक प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो सभी लिविंग बीइंग्स को खाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले कैंग कहता है कि क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है इसलिए उसे एक नाम देना चाहिए। कैंग फैसला करता है कि आज से उसका नाम आर होगा, मॉस्किटो फेरी रेयर। ये नाम सुनकर रेयर बहुत खुश हो जाती है। वो धीरे से अपना नाम दोहराती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा नाम है। कैंग को महसूस होता है कि उनके बीच धीरे धीरे एक कनेक्शन बन रहा है जो उसके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। तभी कैंग रेयर से कहता है कि उसे उससे 2 प्रॉमिसेस करनी होंगी। पहली प्रॉमिस ये कि आज से वो किसी भी लिविंग ह्यूमन का ब्लड नहीं पिएगी और ना ही उसे खाएगी। ये सुनकर रेयर एक चालाक स्माइल देती है और कहती है कि वो दुनिया की हर चीज खा सकती है लेकिन कैंग को नहीं खाएगी क्योंकि उसका ब्लड बहुत डिलिशियस है। कैंग ने अपने माथे पर बल लाते हुए अपनी शर्तें साफ कर दी कि अगर रेनर उसका खून पीना चाहती है तो उसे 2 स्ट्रिक्ट रूल्स मानने होंगे। पहला तो ये कि वो आज के बाद कभी किसी जिंदा इंसान का खून नहीं पिएगी और दूसरा ये कि किसी भी जिंदा जीव को खाने से पहले उसे कैंग से परमिशन लेनी होगी। और अगर रेनर इन बातों के लिए मान जाती है तो कैंग वादा करता है कि वो उसे रोज अपना खून देगा। अब भाई, कैंग के खून का ख्याल आते ही रेनर के मुंह से लार टपकने लगी और उसने बिना एक पल गनवाए तुरंत कांग की सारी शर्तें मान ली। उसकी ये दीवानगी देखकर कांग खुश तो हुआ पर अंदर ही अंदर थोड़ा हैरान भी था और सोचने लगा कि क्या इतने खतरनाक डेमन को काबू में करना सच में इतना आसान था। मतलब मुझे बस उसे अपना खून ऑफर करना था और काम हो गया। तभी सीन बदलता है और रेनर की नजर वहां आसपास बिखरे हुए टूटे फूट रोबोट्स पर पड़ती है। वो बड़े कौतूहल से कांग से पूछती है कि ये सब क्या है। अब कांग तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था। वो अपनी छाती चौड़ी करके खुद की तारीफों के पुल बांधने लगा और बताने लगा कि इन रोबोट्स को हराने के लिए उसने कितनी कड़ी मेहनत की है। तभी अचानक कैंग के दिमाग की बत्ती जली और उसने एक रोबोट को देखा जिसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से ऐसे टूटा हुआ था जैसे उसे बीच से बिल्कुल क्लीन कट कर दिया गया हो। कैंग उसे एकटक देखता रहा और उसे एहसास हुआ कि ये जरूर उस मिस्टिक एनर्जी ब्लास्ट का नतीजा था जो उसने गलती से चला दिया था। इस चीज में इंटरेस्ट लेते हुए कंग ने अपना सिस्टम नोटिफिकेशन खोला और उसे एक नई एबिलिटी का पता चला जिसका नाम था वायलेंट एनर्जी। वो कुछ पल के लिए उस नोटिफिकेशन को घूरता रहा और इस स्किल की ताकत के बारे में सोचने लगा। फिर इसे टेस्ट करने का फैसला करते हुए उसने एक शातिर स्माइल दी और अपनी पावर को एक बार फिर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। कैंग को याद आया कि पिछली बार ये एनर्जी तब एक्टिवेट हुई थी जब उसने स्केयरक्रो को पंच मारने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया था। उसी मूव को दोबारा दोहराने के इरादे से उसने अपने बैटल हेल्पर को एक्टिवेट किया, मुट्ठी भींची, पूरा ध्यान लगाया और मन में वायलेंट एनर्जी का नाम लेते हुए पूरी ताकत से सामने की तरफ पंच चढ़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ कैंग की मुट्ठी से एक जबरदस्त काई ब्लास्ट निकला जिसने स्केयरक्रो को चीरते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैंग ने सामने का नजारा देखा और उसकी स्माइल और गहरी हो गई क्योंकि अपनी रगों में दौड़ती इस ताकत को महसूस करना सच में बेहद मजेदार था और वो जानता था कि अभी तो उसने वायलेंट एनर्जी की असली पावर की सिर्फ शुरुआत भर देखी है। इस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर कैंग खुशी और गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वहीं पास में खड़ी रेनर भी इससे काफी इम्प्रेस दिखी और उसने बड़े अचंभे के साथ कहा कि कैंग का अटैक तो वाकई एकदम ऑसम था, जिसने एक झटके में स्केयरक्रो को 2 पीसेस में काट दिया। अब भाई, रेनर भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसके चेहरे पर भी एक जिद सी आ गई और उसने आगे बढ़कर अपनी एनर्जी इकट्ठा की और एक डबल पावर की ब्लास्ट छोड़ दिया जिसने एक दूसरे स्केयरक्रो के परखच्चे उड़ा दिए। ये देखकर तो कांग का चेहरा ही उतर गया और वो इतने सदमे में आ गया मानो उसकी बॉडी से उसकी आत्मा ही निकल गई हो, क्योंकि रेनर का ये हमला कैंग के अटैक से लगभग ट्वाइस ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, जिसने उसे हैरान करने के साथ साथ
थोड़ा डरा भी दिया था। ठीक उसी पल कैंग और रेनर ने जिन भी स्केयरक्रोज को तबाह किया था वो सब अचानक खड़े हो गए और उनकी बेजान आवाजें गूंजने लगी कि अपोनेंट रिकॉग्निशन कंप्लीट। कैंग ने बिना वक्त गंवाए तुरंत अपनी बैटल पोजीशन ले ली। उसकी पूरी बॉडी एकदम टाइट हो गई और वो एक और लड़ाई के लिए तैयार था। उन स्केयरक्रोज ने धीरे धीरे कैंग को घेरना शुरू कर दिया और अनाउंस किया कि उन्होंने एक सुपर ह्यूमन को डिटेक्ट किया है, और फिर वो एक अनजान कमरे की तरफ इशारा करने लगे। कैंग जो एक और राउंड की लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी था, वो अचानक तब रुक गया जब उसने नोटिस किया कि ये स्केयरक्रोज उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो एक टूटे फूटे कमरे की तरफ उंगली दिखा रहे हैं जो अचानक न जाने कहां से वहां सामने आ गया था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए कैंग उस कमरे के पास जाता है और जांच पड़ताल करने के लिए वहां पड़ा मलबा हटाने लगता है। उसका पूरा फोकस बस इसी बात पर था कि वहां कोई इम्पोर्टेंट या स्पेशल चीज मिल जाए। इसी बीच पास में खड़ी रेनर अपनी नाक सिकोड़ती है और कहती है कि उसे किसी अजीब पर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। कैंग उसकी नजरों का पीछा करता है और उसे एक इंसान के अवशेष यानी एक कंकाल मिलता है जो इतना सूख चुका था कि सिर्फ उसकी खोपड़ी ही सलामत बची थी। रेनर उत्सुकता से उसके और करीब आती है और कहती है कि ये बढ़िया सी खुशबू शायद इन हड्डियों से ही आ रही है। अब कैंग के तो होश ही उड़ गए जब रेनर ने चुपके से एक हड्डी उठाई और उसे ऐसे खाने लगी जैसे वो कोई स्नैक हो। कैंग का ये शौक तुरंत गुस्से में बदल गया। उसने बिना देर किए रेनर को दबोच लिया और उसे कसकर पकड़ते हुए चिल्लाया कि वो किसी के मरे हुए अवशेष क्यों खा रही है। लेकिन रेनर को उसके इस रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि ये इंसान तो पहले से ही मरा हुआ था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। कैंग का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। उसने उसे परे धकेला और अपना पूरा ध्यान उस लेटर पर लगाया जो उस कंकाल के हाथ में फंसा हुआ था। कैंग ने बड़े आराम से उस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया। लिखने वाले ने अपनी जिंदगी में हुई कुछ बहुत बड़ी गलतियों को कबूल किया था और बताया था कि कैसे इस डंजन का लेवल बढ़कर नाइटमेयर लेवल पर पहुंच गया, जिसके बेहद भयानक नतीजे निकले। उस जहरीले माहौल में पैदा होने वाले बच्चे मौत के मुंह में समा गए और जितने भी एबिलिटी यूजर्स थे उन्होंने या तो सुसाइड कर लिया या फिर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। लेटर के आखिर में एक बेहद डरावना सच लिखा था कि इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है और लिखने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। कैंग उस लेटर को एकटक देखता रहा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और उसके मन में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल आया कि क्या ये जगह असल दुनिया के फ्यूचर को दिखा रही है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद इस फ्यूचर में सभी एबिलिटी यूजर्स मारे जाएंगे। इसके बाद उसका ध्यान उस पेंडेंट पर गया जो कंकाल के अवशेषों पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और बारीकी से चेक करने लगा। वो सोचने लगा कि क्या ये पेंडेंट उसी राइटर का था और क्या इसमें कोई राज छुपा है। कुछ और जवाब पाने की उम्मीद में उसने रेनर से उस सिंबल वाले पेंडेंट के बारे में पूछा, पर जैसे ही कैंग ने उस पेंडेंट को छुआ उसमें से एक अंधा कर देने वाली तेज लाइट निकली और उसकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द की लहरें दौड़ गईं। वो चमक और तेज होती गई और अचानक वो पेंडेंट उसके हाथ में ही चकनाचूर हो गया। उस टूटे हुए पेंडेंट से एक अजीब सा सिंबल निकला और कैंग के हाथ पर जाकर छप गया, जिससे उसका हाथ दर्द के मारे बुरी तरह कांपने लगा। कैंग हैरान परेशान होकर उस मार्क को देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। इससे पहले कि वो इस पूरी बात को ठीक से समझ पाता, सिस्टम ने बड़ी बेरुखी से उसे नोटिफाई किया कि स्टार्स आर वॉचिंग, यानी सितारे तुम्हें देख रहे हैं। तभी अचानक कांग के ठीक सामने एक डार्क पोर्टल बनने लगा, जिसका घूमता हुआ आकार किसी विशाल और अनंत यूनिवर्स जैसा लग रहा था, जिसके दूसरी तरफ एक दूर मौजूद गैलेक्सी चमक रही थी। उस पोर्टल का खिंचाव और मजबूत होता गया और वो धीरे धीरे कांग की बॉडी को अपने अंदर खींचने लगा। पास में खड़ी रेनर इस पूरे ड्रामे को एक शरारती स्माइल के साथ देख रही थी। उसने हंसते हुए कहा कि गुड लक कैंग, और उसे वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग गई। कैंग ने बेबसी में अपना हाथ आगे बढ़ाया और रेनर को वापस बुलाने के लिए आवाज लगाई, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उस पोर्टल ने उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया और वो उसकी गहराइयों में समा गया। लेकिन जैसे ही कैंग ने अपनी आंखें खोली उसने खुद को सितारों और प्लैनेट्स से घिरी एक गैलेक्सी में तैरते हुए पाया, और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो वहां भी आराम से सांस ले पा रहा था। वहां का माहौल बेहद अजीब और दूसरी ही दुनिया का लग रहा था, जिसे देखकर कैंग अपने आप में ही बुदबुदाया कि आखिर ये कौन सी जगह है। उसने पूरी ताकत से रेनर का नाम चिल्लाया
और उसकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। तभी अचानक सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन के साथ उसके विचारों को टोक दिया। सिस्टम ने कैंग को इन्फॉर्म किया कि आगे बढ़ रहे स्टार बारू ने उसके स्टार फ्रैगमेंट को पहचान लिया है। इससे पहले कि कैंग इस रहस्यमयी मैसेज का कोई मतलब निकाल पाता, उसके ठीक सामने एक चमकता हुआ ब्लू स्टार आ गया, जिसमें से एक ठंडी और जज करने वाली वाइब आ रही थी जो बिना कुछ बोले चुपचाप कैंग को देख रही थी। कुछ ही पलों के बाद वो स्टार थोड़ा निराश लगा और कैंग के पोटेंशियल और पर्सनालिटी के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए अचानक वहां से गायब हो गया जैसे वो आया था। खुद को बेइज्जत महसूस करते हुए कैंग चिढ़ गया और उस ब्लू स्टार पर गुस्से में चिल्लाया कि मेरी पर्सनालिटी में क्या खराबी है। उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया जब वो गुस्से और कंफ्यूजन से भरी आवाज में सीधे सिस्टम पर ही चिल्लाने लगा। सिस्टम ने बड़े शांत तरीके से नोटिफिकेशंस की एक सीरीज के साथ जवाब दिया और एक गहरी रौबदार आवाज में समझाया कि ये स्टार्स असल में सेलेस्टियल बीइंग्स यानी आकाशीय जीव हैं, जो पूरे यूनिवर्स में फैले अपने अपने इलाकों के राजा हैं। इन स्टार्स के जरिए वो अलग अलग प्लैनेट्स पर नजर रखते हैं और ऐसे काबिल शिष्यों की तलाश करते हैं जिन्हें वो अपनी पावर दे सकें। और एक बार जब कोई शिष्य उनकी बात मान लेता है तो वो उस शिष्य के प्लैनेट पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे उनका दबदबा और ताकत और बढ़ जाती है। यह सुनकर कैंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए धीरे से कहा कि ये स्टार्स आखिर उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। उसने अपने हाथ पर छपे उस सिंबल को देखा और उसे एहसास हुआ कि जरूर इस सारे बवाल के पीछे यही वजह है। इससे पहले कि कैंग आगे कुछ सोच पाता, आसमान से 4-5 अलग अलग कलर्स के स्टार्स नीचे उतरे और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, जिनकी चमकदार रोशनी एक जादुई सा माहौल बना रही थी और वो कैंग को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो सारे स्टार्स कैंग के चार्म, उसकी जिद और उसकी फौलाद जैसी बॉडी को देखकर पूरी तरह लट्टू हो चुके थे और उनमें से हर कोई उसे अपना शिष्य बनाने के लिए उतावला था। तभी सिस्टम की घंटी बजी और उसने कांग को नोटिफाई किया कि ये सभी सेलेस्टियल बीइंग्स उस पर पैसा लगाना चाहते हैं, यानी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कैंग की चिढ़ एक बार फिर बढ़ गई और उसने स्टार्स की तरफ उंगली उठाते हुए गुस्से में कहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो सेलेस्टियल बीइंग्स अचानक उसके और करीब आ गए और अपनी भारी मौजूदगी से उसे घेर लिया। फिर एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगे, जिनकी आवाजें सीधे कैंग के दिमाग में गूंज रही थीं। सबसे पहले पर्पल ब्लू स्टार आगे आया और उसने खुद को शैटरिंग स्टार गैल बताया, जिसने लंबे और नुकीले नाखूनों वाले एक डेमन का रूप ले रखा था। उसने खुद को भीड़ का शासक और डैगर्स, जहर और साजिशों का मास्टर बताया, जिसकी ताकत सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के साये में और अंधेरे में फलती फूलती है। उसके बाद ग्रीन स्टार आगे बढ़ा और उसने खुद को वॉकिंग स्टार वेरन बताया, जो दुख और नफरत का बाप है। वो मरे हुए लोगों की आर्मी को कंट्रोल करता है और उसे झूठी उम्मीद और बेबसी की लड़ाई के दर्द में बड़ा मजा आता है। इसके बाद एक और पर्पल ब्लू स्टार युगुल ने खुद को ग्रीड एंड डिजायर का सांप घोषित किया, जिसकी दुनिया भुखमरी और दर्द से तड़प रही है और उसका मकसद इस यूनिवर्स की हर चीज को निगल जाना है। आखिर में एक गोल्डन स्टार पूरी चमक के साथ आगे आई और उसने खुद को मोनार्क रूलर बताया, एक ऐसी हस्ती जो अपनी शानदार ताकत के दम पर दूसरों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, जिसकी चमक सबसे तेज रोशनी को भी अंधा कर देती है और उसका हुक्म लास्ट है। आखिरकार वो ऑरेंज स्टार बोला और खुद का नाम अरोज बताते हुए कहने लगा कि वो एक ऐसा वॉरियर है जो आग के साथ आगे बढ़ता है और स्टील से अपने दुश्मनों को काट डालता है। कांग उनके ये अजीबोगरीब इंट्रोडक्शन सुन रहा था और उसके चेहरे पर साफ डिसबिलीव दिख रहा था। उसने ताना मारते हुए धीरे से कहा कि इन सबको कोई न कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों लगता है भाई। अब उन सेलेस्टियल बीइंग्स ने कांग की ये बात सुन ली और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो सब बड़े चाव से इस बात पर राजी हो गए। वो कहने लगे कि उन्हें उसकी यही पर्सनालिटी तो पसंद है और इसीलिए वो उस पर दांव लगाना चाहते हैं। कांग एक पल के लिए रुका, उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो जोर से चिल्लाया कि अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से इस कैंग को भी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सारे सेलेस्टियल बीइंग्स ने एक साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और उनकी ये बेशर्मी देखकर कैंग तो पूरी तरह से हैरान परेशान रह गया। वो बिल्कुल एक बेजान पत्थर की तरह वहीं बैठ गया और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। आखिरकार कैंग ने फिर से बात शुरू की और पूछा कि अगर वो उनमें से किसी एक को चुनता है तो उसे बदले में क्या मिलेगा। ठीक उसी पल वो ब्लू स्टार दोबारा सामने आया और उसने कांग को उसके फ्यूचर की एक झलक दिखाई, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स और बेहिसाब ताकत से भरी हुई थी। कैंग पहले तो उस विजन को देखता रहा और फिर वापस उन स्टार्स की तरफ मुड़ा। वो थोड़ा दिमाग लगाते हुए मन ही मन बुदबुदाया कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर मैं इनकी पावर लेता हूँ
तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई छुपा हुआ मोटिव होगा। कांग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पूरे रौब के साथ उन सेलेस्टियल बीइंग से बोला कि तुम सब खुद चलकर इस कैंग के पास आए हो। कैंग तुम्हारे पास नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि कैंग के पास तुम्हारे ऑफर्स को लात मारने का पूरा हक है। जब भी कैंग का मन करेगा वो तुम्हें खुद बुला लेगा। तब तक के लिए कैंग कोई फैसला नहीं करने वाला। इतना कहकर कैंग ने हाथ हिलाते हुए उन्हें जाने का इशारा किया और बाय बाय कह दिया। वो सेलेस्टियल बीइंग्स चुपचाप देखते रहे और तभी एक यूनिवर्सल पोर्टल बनने लगा जो कैंग को वापस उसकी रियलिटी की तरफ खींचने लगा। उसने राहत की सांस ली और सोचने लगा कि चलो आखिरकार वो नर्क में वापस आ गया है। लेकिन इससे पहले कि वो पोर्टल पूरी तरह बंद होता, वो गोल्डन स्टार चुपके से खिसक कर बिना किसी वार्निंग के कांग के हेल यानी उसी नर्क में घुस आई। उसने आते ही सीधे कैंग का हाथ काट दिया जिससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ। कैंग दर्द के मारे अपना हाथ पकड़कर तड़प उठा और तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि सेलेस्टियल बीइंग्स ने उसका पोटेंशियल अनलॉक कर दिया है और उसे एक लेजेंडरी डोमेन स्किल दे दी है। कैंग अपने कांपते हुए हाथ को देखता रहा और गुस्से में चिल्लाया कि क्या ये स्टार अब कैंग को रिश्वत देना चाहती है और ये डोमेन स्किल आखिर है क्या चीज और मैं इसे यूज कैसे करूं। अपने हाथ पर छपे उस स्टार के सिंबल को देखकर कैंग के मन में हर चीज को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या इसी सेलेस्टियल बीइंग ने इस हेल को बनाया है, क्या वही कैंग को यहाँ लेकर आए हैं। उसका दिमाग सवालों से भर गया था पर एक बात बिल्कुल साफ थी, वो थी कैंग की और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जिद। इसके बाद सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि कैंग आखिरकार अर्थ यानी धरती पर वापस आ चुका है। हालांकि उसे रियल वर्ल्ड में लौटे पूरे 3 डेज हो चुके हैं। कैंग ने सोचा था कि वो नर्क में रहकर सिर्फ ताकतवर बनने पर फोकस करेगा, पर वापस आने पर उसे एहसास हुआ कि असली दुनिया में अभी भी ऐसी कई इश्यूज हैं जिन्हें उसे सुलझाना है। मिसाल के तौर पर कैंग को कभी पता ही नहीं होता था कि वो वापस आते वक्त कहाँ लैंड करेगा और जब वो आखिरकार इस बार वापस आया तो उसकी हालत बिल्कुल एक बेगर जैसी लग रही थी जिसे देखकर लोग वैसे ही डर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग इसी फटेहाल बेगर वाले लुक में यिन के घर पहुंचता है और वहां जाकर वो बड़े आराम से यिन को बताता है कि उसे एक घर खरीदना है। यह सुनकर यिन बेचारी टेंशन में आ जाती है और कैंग से कहती है कि ये कैसा अजीब सवाल तुमने अचानक से बिना सिर पैर के पूछ लिया। पर कैंग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसके पास पैसे और जरूरत की हर चीज मौजूद है, इसलिए अब उसे बस एक ढंग का घर चाहिए। कैंग बड़े गुस्से में कहता है कि वो अब और रेंट पर नहीं रह सकता, लेकिन यिन उस पर ताना मारते हुए कहती है कि कैंग के पास जितना भी पैसा है वो सब इलीगल तरीके से आया है। यिन उसे वार्न करती है कि अगर कैंग ने कोई बहुत महंगा घर खरीदा तो वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वो कैंग को समझाती है कि अगर उसे सच में घर खरीदना है तो उसे अपने पैसे को लीगल करना होगा और इसके लिए कैंग को एक हंटर बनना पड़ेगा। यिन ये भी बताती है कि हंटर्स के पास पहले से ही बहुत पैसा होता है, इसलिए वो आसानी से घर खरीद सकते हैं। इसके बाद कैंग किचन में बैठकर रामेन पकाते हुए यिन की बातों के बारे में सोचने लगता है। वो मन ही मन मानता है कि यिन बिल्कुल सही कह रही है। अगर उसने अचानक बिना किसी सही वजह के घर खरीद लिया तो ये बहुत सस्पिशियस लगेगा। तभी कैंग को उन स्टार्स की याद आती है जिन्होंने उसे फ्यूचर की सक्सेस के विजन्स दिखाए थे और वो फैसला करता है कि उसे उनकी पावर की कोई जरूरत नहीं है। चेहरे पर एक इविल स्मर्क लाते हुए कांग बड़े गर्व से ऐलान करता है कि वो अपने सारे गोल्स अपनी खुद की ताकत से हासिल करेगा। वो कहता है कि भले ही उसका हेल्पर इस रियल वर्ल्ड का फ्यूचर हो, पर वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि उस भयानक फ्यूचर को कभी अर्थ पर कदम भी नहीं रखने देगा। हाथ में चॉपस्टिक को किसी तलवार की तरह पकड़े हुए कांग बड़े ड्रामेटिक अंदाज में खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक पक्के इरादे वाली वाइब आने लगती है। उसे ऐसे नौटंकी करते देख यिन को बड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तुरंत कैंग को टोकती है और कहती है कि ये फालतू का कूल बनना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। बाद में कैंग और यिन टेबल पर साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बैकग्राउंड में टीवी चल रहा होता है। टीवी पर ली दिख रहा है जो कोरिया का S रैंक हंटर है। वो समझा रहा है कि आजकल डंजन्स बड़े अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हैं। वो वार्न करता है कि मॉन्स्टर्स अब डंजन्स के तय किए गए डिफिकल्टी लेवल से 1 रैंक हायर होकर बाहर निकल रहे हैं और इन मॉन्स्टर्स को मारना नॉर्मल हंटर्स के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कैंग बड़े फोकस के साथ उस ब्रॉडकास्ट को देखता है और देखते देखते उसके हाथ से खाना नीचे गिर जाता है। ये देखकर यिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगती है कि अपना खाना ढंग से खत्म करो वरना वो उसे ही खा जाएगी। ये सुनकर कैंग आखिरकार अपने खाने पर ध्यान देता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी तेजी से दौड़ रहा था। वो सोचने लगता है कि क्या अर्थ के इस होने वाले नरक की शुरुआत अभी से हो चुकी है। इसके बाद सीन बदलता है और कांग अपना हंटर्स लाइसेंस लेने के लिए अवेकनिंग सेंटर पहुंचता है। वहां बहुत चहल पहल थी और कैंग उस भीड़ में
घुल मिल जाता है। सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन फोटो खींची जाती है और उस फोटो में उसका चेहरा बिल्कुल एक गैंगस्टर जैसा लगता है, जिसे देखकर वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट भी शॉक हो जाती है। इसके बाद कैंग का ब्लड टेस्ट होता है और उसे एक मेजरिंग मशीन के सामने लाया जाता है। पास में ही खड़ा एक आदमी दूसरे कैंडिडेट्स के पावर लेवल्स चेक कर रहा होता है और जोर से चिल्लाता है कि एक कैंडिडेट का लेवल 87 है। वहां समझाया जाता है कि जिसका भी पावर लेवल 100 होगा वो हंटर बन सकता है। आखिरकार कैंग का टर्न आता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और अपना हाथ मशीन के अंदर डाल देता है। वहां का इंस्ट्रक्टर उसे समझाता है कि कैंग को मशीन के अंदर मौजूद बॉल को पकड़ना है और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देनी है। पर जैसे ही कैंग उस बॉल को पकड़ता है, एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो बॉल फट जाती है। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सबकी आंखें कांग पर टिक जाती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ था कि कुछ बहुत ही जबरदस्त और अनोखा हुआ है। जब कैंग उस मेजरिंग मशीन पर अपना पावर लेवल देखता है, जो कि 9999 था, तो उसके खुद के होश उड़ जाते हैं। पास में खड़ा इंस्ट्रक्टर भी बुरी तरह चौंक जाता है और अब कैंग सोचने लगता है कि क्या उसने गलती से मशीन ही तोड़ दी है, और वो नर्वस होकर डरने लगता है कि कहीं उसे इस नुकसान के पैसे न भरने पड़ जाए। वो बेचारा वहाँ एक पत्थर की तरह बैठा रह जाता है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। वहाँ मौजूद इंस्ट्रक्टर्स उसे एकदम हैरान होकर देखने लगे और कहने लगे कि जब एस रैंक हंटर सिल्वर गोल्डन बालों वाले ली का मना लेवल चेक हुआ था, तब उसने भी इस मेजरिंग मशीन को नहीं तोड़ा था। उनके इस अचंभे के बीच कैंग ने बड़े अजीब से हकबकाते हुए इंस्ट्रक्टर से पूछा कि अब आगे क्या होगा। इंस्ट्रक्टर ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा कि जरूर ये मशीन ही खराब हो गई है, और उसने कांग को दिलासा दिया कि वो क्रिस्टल बदल रहे हैं और फिर से टेस्ट करेंगे। लेकिन भाई, जैसे ही कांग दोबारा टेस्ट देता है, मशीन फिर से टूट जाती है और वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। इस बार कैंग के लेवल को पेंडिंग पर डाल दिया जाता है, जिसके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत थी। अब कैंग की टेंशन तब और बढ़ गई जब उसके एबिलिटी चेक को भी होल्ड पर रख दिया गया, जिससे वो काफी परेशान होकर सोचने लगा कि अब अगला कदम क्या होगा। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैंग इस सोच में डूबा था कि वो अपनी कौन सी एबिलिटी सबको दिखाए। आखिरकार वो अपने पॉइजन ब्लड यानी जहरीले खून को दिखाने का फैसला करता है। अपनी उंगली पर एक कट लगाकर कैंग अपने हरे रंग के खून की कुछ बूंदें एक पौधे पर गिराता है और वो पौधा तुरंत ही सूखकर मुरझा जाता है। बाद में कैंग एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है, जो बड़े रूखे अंदाज में उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही होती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि आजकल तो हर किसी को हंटर ही बनना है। बड़े ही घमंड वाले टोन में वो कांग को हंटर प्रोफेशन के खतरों के बारे में समझाती है और कहती है कि हंटर्स भले ही बहुत पैसा कमाते हो, पर उनकी जिंदगी पर हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है। कैंग पूरी मजबूती से जवाब देता है कि वो यहाँ पैसे या नाम के लिए नहीं आया है, बल्कि उसे लोगों की रक्षा करना अपनी ड्यूटी लगता है। एक मशहूर डायलॉग मारते हुए कैंग कहता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हालांकि अंदर ही अंदर कैंग हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो शायद स्पाइडरमैन मूवी से थोड़ा ज्यादा ही इंस्पायर हो गया था। अपने डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर कैंग अगले टेस्टिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। तभी सीन बदलता है और ब्लैक सूट्स पहने दो बॉडीगार्ड्स एक ब्लैक रोल्स रॉयस का दरवाजा खोलते हैं। गाड़ी से एस रैंक हंटर ली बाहर निकलता है और उसकी एक झलक पाने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। ली अपने बॉडीगार्ड से तैयारियों के बारे में पूछता है, जिस पर बॉडीगार्ड जवाब देता है कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, और बताता है कि इस साल रेड बटरफ्लाई गिल्ड के भी बहुत से मेंबर्स ये टेस्ट दे रहे हैं, जिससे इस हंटर लाइसेंस एग्जाम का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंदर एक इंस्ट्रक्टर ली को एक अजीब से एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि एक एप्लीकेंट का माना लेवल ये मशीन नाप ही नहीं पाई और शायद मशीन टूट गई है, और उस एप्लीकेंट के पास एक रेयर एबिलिटी है जिसका नाम ब्लड पॉइजन है। यह सुनकर ली उस एबिलिटी को फालतू बताते हुए कहता है कि ग्रुप मिशंस के लिए ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर किसी मॉन्स्टर के अटैक के दौरान टीम के बाकी मेंबर्स कांग के इस जहरीले खून के कांटेक्ट में आ गए तो उन्हें नुकसान हो सकता है। हालांकि तभी ली को याद आता है कि कैंग वही आदमी है जिस पर उसने अपने पुराने बटलर को इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। यह सोचकर कि कैंग जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है, ली फैसला करता है कि वो उस पर पैनी नजर रखेगा। कैंग के साथ साथ बाकी सभी कंटेस्टेंट्स को एक बड़े से कमरे में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ एक इंस्ट्रक्टर बिना कुछ समझाए सभी पार्टिसिपेंट्स के हाथों में एक एक पर्पल क्रिस्टल थमा देता है। जब कैंग उससे पूछता है कि उन्हें ये क्रिस्टल्स क्यों दिए जा रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्टर बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है।
इसके कुछ ही देर बाद एक दरवाजा खुलता है और कैंग खुद को एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पाता है। कंटेस्टेंट्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ली अपने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे से इस पूरे नजारे को लाइव देख रहा है और वो एम्प्टी सिटी असल में यूक्रेन में मौजूद एक 2 स्टार डंजन की हूबहू नकल थी। हाथ में पर्पल क्रिस्टल पकड़े हुए कैंग ध्यान से सुनता है क्योंकि तभी एक अनाउंसमेंट के जरिए टेस्ट का गोल समझाया जाता है। वहाँ 100 से भी ज्यादा कॉन्टेस्टेंट्स थे और हर किसी के पास एक एक पर्पल क्रिस्टल था। रूल ये था कि 3 आवर्स में जिस भी कॉन्टेस्टेंट के पास सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे वो इस टेस्ट को पास कर जाएगा। हाथ में क्रिस्टल लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा कैंग काफी एक्साइटेड महसूस कर रहा था क्योंकि आखिरकार उसे अपनी पावर्स को रियल लाइफ में यूज करने का मौका मिलने वाला था।